वालेकुम सलाम सर। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लेक्चर्स हम लोगों ने शुरू किए और इसमें हम खासकर रिलेटिविटी देखी आपने इसके साथ है और कांस्टेंट, तो वहाँ से लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन आप ड्राइव कर सकते हो उसके पास्टुलेट्स, उसकी जो है इम्प्लीकेशंस हैं जो कि नॉर्मल डेली लाइफ में आपको नज़र नहीं आती। सिमिल्टेनिटी की, रिलेटिविटी, लोगों ने जो है वो सजेस्ट किए और फिर उसके टाइम जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता सेटल डाउन। उसके बाद रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट भी है, डॉपलर शिफ्ट भी कहते हैं। क्लासिकल डॉपलर इफेक्ट जो है इसमें गैमा का कोऑर्डिनेट की ट्रांसफॉर्मेशन, उनके लेवल की ट्रांसफॉर्मेशन और फिर वेलोसिटी की ट्रांसफॉर्मेशन, जनरल केस अगर हो कोई आर्बिट्रेरी डायरेक्शन हो रिलेटिव वेलोसिटी की लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। वेलोसिटी है वो बीटा है। ओके, ग्रेडियंट ट्रांसफॉर्मेशन में जो वेलोसिटी की ग्रेडियंट ट्रांसफॉर्मेशन उसमें रिड्यूस हो जाती है इन नॉन रिलेटिविस्टिक लिमिट है ये। आप उसको भी काइंड ऑफ रोटेशन के तौर पे देख सकते हो, लेकिन रोटेशन के मुकाबले में यहाँ पे जो है एक माइनस साइन की वजह से हाइपरबोलिक्स आते हैं, कॉस थीटा की बजाय कॉस हाइपरबोलिक थीटा, साइन थीटा की बजाय साइन हाइपरबोलिक थीटा। तो ये जो है एक टाइम एक्सिस और एक स्पेस एक्सिस में किस तरीके से यहाँ पे फिर जो एंगल बनता है हाइपरबोलिक में ईटा, उसको हम रेपिड, एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है कि वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है एडिशन का वेलोसिटी का है वन डायमेंशन में। ठीक है, अदरवाइज वेलोसिटी में जो एडिशन रिलेटिविस्टिक एडिशन फार्मूला है वेलोसिटी का वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। आप ये भी शो कर सकते हो कि अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन मैक्सवेल इक्वेशन जो है वो इनवेरिएंट है। ये भी हम लोगों ने किया। स्पेस टाइम इंटरवल की बात चली, जो है ये इसको आप शो कर सकते हो कि ये लॉरेंस इनवेरिएंट ही हमने किया लेक्चर में। और इसमें तीन पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। एक में डेल्टा स्क्वायर पॉजिटिव है तो ये टाइम लाइक सेपरेशन है, डेल्टा स्क्वायर नेगेटिव है तो ये स्पेस लाइक सेपरेशन है, और डेल्टा स्क्वायर जो है वो ज़ीरो है तो ये लाइट लाइक है। और यहाँ से लाइट कोन की कुछ डिस्कशन की और फिर ये थोड़ा सा टाइम ऑर्डरिंग थे लास्ट लेक्चर में। तो बस यहाँ पे यही बताना है आपको कि टाइम लाइक इंटरवल में जो है वो कम्युनिकेशन मतलब टाइम ऑर्डरिंग आप चेंज नहीं कर सकते। टाइम ऑर्डरिंग के चेंज करने का मतलब ये है कि इट मेक सेंस कि कॉज जो है वो पहले आना चाहिए और उसका इफ़ेक्ट बाद में होना चाहिए। ठीक है, कॉज जो है आपने जो कुछ किया उसके असरात जो है वो बाद में पता चले। अगर इफ़ेक्ट पहले हो जाए कि आपने अभी वो चीज़ की ही नहीं और उसका आपको जो है वो हल मिल जाए, समर मिल जाए, तो इफ़ेक्ट पहले होने लगे, तो डेली लाइफ में भी ये डजंट मेक सेंस। फिज़िक्स में तो बिल्कुल नहीं, पहले हो जाए और कॉज जो है उसका जो इफ़ेक्ट हुआ वो बाद में फ्यूचर में जो है वो अपीयर हो। तो टाइम ऑर्डरिंग इज़ इम्पोर्टेंट कि कोई भी फ्रेम जो है, जो इनर्शियल फ्रेम अगर इक्वलेंट है तो किसी भी फ्रेम में हम फिज़िक्स जो है वो चेंज नहीं होगी। तो इसका मतलब है टाइम ऑर्डरिंग जो है वो
मेंटेन रहनी चाहिए। कोई ऐसा फ्रेम आप फाइंड ना कर सको जिसमें टाइम ऑर्डरिंग जो है वो इवेंट्स की चेंज हो जाए, रिवर्स हो जाए। ठीक है, जैसे मूवी जो है वो फॉरवर्ड चल रही है, आपने उसको रिवर्स कर दिया, ये काम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आखिर में जो है वो हीरो जो है वो मर जाता है मूवी में, तो बाद में आपने मूवी जो बैकवर्ड की तो शुरू में जो वो जिंदा हो गया। ठीक है, तो बेंजामिन बटन वाली जो सिचुएशन है, बेंजामिन बटन वाली, वो नहीं होनी चाहिए, काज एंड इफेक्ट जो है। तो खैर तो इसको थोड़ा सा यहाँ कोशिश की मैंने कि थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल में देख लिया जाए। तो डेल्टा एक्स स्क्वेयर जो है ग्रेटर देन ज़ीरो, ये टाइम लाइक इंटरवल हम क्यों लेते हैं, यही फिजिकल इंटरवल। तो इसके अंदर ये पॉसिबिलिटी मौजूद है कि टाइम ऑर्डरिंग जो है वो चेंज नहीं होती। तो यहाँ पे आप देख लो कि डेल्टा सी डेल्टा टी स्क्वेयर माइनस डेल्टा एक्स स्क्वेयर पॉजिटिव है, और यहाँ से फिर हमने ये निकाला कि ये जो क्वांटिटी इससे बड़ी है, अगर दोनों पॉजिटिव हो, यहाँ मैंने लिख दिया वो अच्छा, और डेल्टा एक्स जो है वो फिर ग्रेटर है बीटा एक्स से। ये वाली जो चीज़ है ये आती है मेरे ख्याल यहाँ से नीचे से, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन आपने लिखी, और अगर जो है डेल्टा टी पॉजिटिव है और तो डेल्टा टी प्राइम पॉजिटिव होगा अगर ये वाली क्वांटिटी सी डेल्टा टी ग्रेटर होगी बी डेल्टा एक्स से। तो ये मैंने यहाँ पे लिखी। ठीक है, इधर से जो है ये, अच्छा, ये बी डेल्टा एक्स जो है। अच्छा, इसके बाद जो है ये पॉजिटिव हो सकती है और बीटा लेस देन वन जो है, बीटा लेस देन वन आप आराम से जो है इसको, इस चीज़ को जो है वो बना सकते हो। अच्छा, अब टाइम स्पेस लाइक इंटरवल में डेल्टा एस स्क्वायर जो है वो नेगेटिव है, इसमें फिर आप ये वाली एक चीज़ निकाल सकते हो इसी तरीके से जैसे ये यहाँ से निकाली थी लेस देन करके, डेल्टा एक्स पॉजिटिव डेल्टा टी पॉजिटिव। अच्छा, ये अगर निकल आती है तो इसको आप रीअरेंज कर सकते हो, ये यहाँ वन बना लो तो डेल्टा एक्स ओवर सी डेल्टा टी बन जाता है, और इसका मतलब यही है कि डेल्टा एक्स और डेल्टा टी जो है वो ग्रेटर दैन सी, ग्रेटर दैन सी। तो इसको तो डायरेक्ट लिखा जा सकता है इसको एक इक्वेशन में, डेल्टा एक्स और डेल्टा टी ग्रेटर दैन सी का मतलब ये है कि आपने स्पेस लाइक जो इंटरवल है उसमें दो पॉइंट्स यानी एक डिस्टेंस ऐसा लिया जो कि डेल्टा टी टाइम में आपस में जो है वो डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए फिर जो स्पीड चाहिए वो ग्रेटर देन सी है। तो यहाँ से ही आप ये चीज़ देख लो कि ये जो इंटरवल है ये अलाउ करता है सुपर ल्यूमिनस जो है स्पीड को, यानी ऐसी ऐसी जो है मेडिएशन को जहाँ पे स्पीड जो है ग्रेटर देन सी होगी। ठीक है, तो इसको खैर ये तो यहाँ पे ये बता रहा है आपको कि इसके लिए इन स्पेस लाइक इंटरवल के लिए अगर टाइम एडिंग आपने मेंटेन, हाँ, स्पेस लाइक इंटरवल जो है वो की कम्युनिकेशन के लिए आपको जो वेलोसिटी चाहिए वो ग्रेटर देन सी है। ठीक है, तो टाइम ऑर्डरिंग के साथ इसका थोड़ा सा कनेक्शन इस तरह देखा जा सकता है कि अगर डेल्टा टी जो है वो पॉजिटिव है इस फ्रेम में, ठीक है, कोई एक इवेंट पहले वो दूसरा बाद में, तो डेल्टा टी प्राइम जो है आप देख सकते हो कि वो नेगेटिव हो सकता है कि नहीं हो सकता। हमने यहाँ पे नेगेटिव लिखा हुआ है, तो तब हो सकता है नेगेटिव जब ये जो क्वांटिटी है ये दिस शुड बी जो है वो ग्रेटर देन वन। अब ये ग्रेटर देन वन है, इसको आप नीचे देख लो, मैंने इसको रीअरेंज करके लिखा तो ये बन जाती है ग्रेटर देन वन हो सकता है, क्योंकि ये जो क्वांटिटी है जो मैंने हाईलाइट की है ये क्वांटिटी जो है वो आपकी ग्रेटर देन वन है, ये यहाँ से निकलती है। ठीक है, ये यहाँ से इसको इसी को जो है आप जो है मेरा ख्याल है कि इसको मैं कैसे वन हो जाएगा, और ये जो है इसका ये क्वांटिटी जो है ग्रेटर देन वन है। अगर ये क्वांटिटी ग्रेटर देन वन है और ये क्वांटिटी लेस देन वन है, तो ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन वन हो सकता है। ठीक है, ये अगर जो है वो ग्रेटर देन वन है, इसको मैं 10 रख दूँ, ठीक है, और ये जो है ये लेस देन वन है, इसको मैं हाफ रख दूँ, ठीक है, लेस देन वन हाफ जो है 10 का हाफ 5 ये स्टिल ग्रेटर देन वन। तो इस तरीके से ये जो चीज़ें हो सकती है। अच्छा, बीटा जो है लेस देन वन है लेकिन ये क्वांटिटी ग्रेटर देन वन है, तो यहाँ पे फिर एक पॉसिबिलिटी निकल आती है कि टाइम ऑर्डरिंग जो है वो रिवर्स हो सकती है। ठीक है, तो ये आ रही है सारी यहाँ से कि आप ऐसे कम्युनिकेट कर सकते हो दो पॉइंट्स के दरमियान। लेकिन अगर आपके पास स्पीड जो है वो नहीं है, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट
से ज़्यादा तेज़ नहीं दौड़ सकते, तो इसका मतलब है कि आप टाइम ऑर्डरिंग भी चेंज नहीं कर सकते। फाइनल जो चीज़ है ये शायद थोड़ी सी यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। यहाँ पे मैंने बताने की यही कोशिश की है कि काज ऑलवेज प्रीसीड दिस इफेक्ट, जो है काज पहले आता है, इफेक्ट बाद में। थोड़ा सा जो मैं गॉस की स्पेस टाइम डायग्राम्स जो हैं वो पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा मैं ये पढ़ा देता हूँ, ज़्यादा इसको नहीं पढ़ाऊँगा, पहले मैं पढ़ाता रहा काफ़ी डिटेल में। ये भी गॉस की स्पेस टाइम जो है ये, इसमें आपके पास सिंपलेस्ट पॉसिबिलिटी में हम एक स्पेस एक्सिस ले लेते हैं और एक जो है वो टाइम एक्सिस। ठीक है, स्पेस एक्सिस वही है जिसके अलोंग आपने जो है लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन की है, जिसके अलोंग जो है वो एस प्राइम जो है वो मूव कर रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो है एक्स और सी टी को आप देख लो, ये पेंडिकुलर है एक्स और सी टी। अब ये जो फ्रेम है इन कोऑर्डिनेट सिस्टम की से अगर हम एस प्राइम के एक्सिस को देखना चाहते हैं, यानी हम डिस्क्राइब करना चाहते हैं एस प्राइम को विद रिस्पेक्ट टू एस, तो कैसे कर सकते हैं? तो आप यहाँ पे देखो कि अगर आपने एक्स एक्सिस की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है, तो आप जो है निकाल सकते हो t इक्वल टू 0 पुट करके। t इक्वल टू 0 का मतलब ये होगा कि एक्स एक्सिस की इक्वेशन। इसी तरीके से अगर आपने ये टाइम एक्सिस की इक्वेशन निकालनी है तो आप पुट करोगे x इक्वल टू 0। ठीक है, तो यही फिलासफी हम लेके चलेंगे। अगर हमने देखना है कि एक्स प्राइम एक्सिस जो है निकालना है तो हम करेंगे t प्राइम को 0, और अगर हमने t प्राइम एक्सिस निकालना है तो x प्राइम को 0। एक्स प्राइम एक्सिस की मैं इक्वेशन निकालना चाहता हूँ तो टी प्राइम को 0 करूँगा, और टी प्राइम जो है वो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में इस तरीके से रिलेटेड है अनप्राइम क्वांटिटी से। जब आप इसको 0 करोगे तो एक्स और टी का एक रिलेशन आ जाएगा, सी टी इज इक्वल टू एक्स। तो सी टी इज इक्वल टू एक्स जो है, ये जो चीज़ है ये एक कर्व, ये आपके लाइन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है एक्स और सी टी के दरमियान, एक्स और सी टी के दरमियान है, और ये बीटा जो है ये इसका स्लोप है। बीटा जो है वो क्या है? टेंजेंट ऑफ थीटा, ये जो एंगल थीटा है। तो ये आपके पास निकल आई एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन एक्स प्राइम। ये एक्स प्राइम है जो कि आपने इसको प्लॉट किया है एक्स सी टी में, और सी टी इक्वल्स टू बीटा एक्स। बीटा की वैल्यू अगर 1 हो जाए तो फिर क्या होगा? थीटा की वैल्यू 45 हो जाएगी, यानी बीटा की वैल्यू 1, थीटा 45, ये दरमियान में एक लाइन आप बना सकते हो। तो इसका मतलब बीटा का 1 करने का मतलब ये हो जाएगा कि बी जो है सी के बराबर, तो लाइक जो सिचुएशन हो जाएगी। इसमें फिर आपका ये जो है ये स्लोप क्या हो जाएगा? एक्स प्राइम जो है वो बिल्कुल इसके पास आ जाएगा। इसी तरीके से आपने अगर टी प्राइम एक्सिस की जो है वो इक्वेशन निकालनी है तो एक्स प्राइम को 0 कर लो, और एक्स प्राइम जो है वो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में एक्स प्राइम इक्वल्स टू गैमा एक्स माइनस बी टी इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ से आपके पास इक्वेशन आ जाएगी एक्स जो है वो इक्वल्स टू वी टी। एक्स इक्वल्स टू वी टी है, वी को डिवाइड कर लो सी से और मल्टीप्लाई, तो ये बीटा बन जाएगा, तो बीटा सी टी। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो सी टी और एक्स हैं, तो एक्स इक्वल्स टू सी टी। तो बीटा यहाँ पे जो आ गया वो एक तरीके से 1/टेंजेंट वाली सिचुएशन बन गई, तो ये बन जाती है ये इसका। ठीक है, तो एक्स और सी टी, इस लाइक के यहाँ पे आप सी टी और एक्स का रोल चेंज कर दो, यहाँ पे एक्स आ गया, यहाँ पे सी टी, तो एक तरीके से ये जो एंगल है ये इसके साथ भी यही बनेगा। तो ये सी टी प्राइम एक्सिस जो है ये आपका बन गया। और जैसे जैसे मैंने कहा कि बीटा की वैल्यू आपने जैसे जैसे बढ़ानी है, बीटा लेस देन 1 है, बीटा की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये एक्सिस एक्स प्राइम और ये सी टी प्राइम, तो ये दोनों स्क्वीज़ होंगे और मर्ज हो जाएंगे इस लाइन के साथ। और जैसे जैसे आप स्पीड, जो रिलेटिव फ्रेम की स्पीड है उसको कम करोगे, करते करते नीचे खुलना शुरू हो जाएंगे, इधर आएगा, ये वाला एक्सिस जो है वो सी टी प्राइम एक्सिस जो है सी टी के पास जाएगा, और बिल्कुल अगर आप 0 कर दोगे तो दोनों फ्रेम जो है वो कोइंसाइड कर जाएंगे। ठीक है, दोनों रिलेटिव मोशन में नहीं है, दोनों सेम चीज़ें हो जाएंगी, तो थीटा 0 हो जाएगा या थीटा 45 हो जाएगा। यहाँ मैंने बीटा ग्रेटर देन 1 लिखा हुआ, ये सही नहीं है। ठीक है, बीटा लेस देन 1 ही है यहाँ पे, और बीटा इक्वल्स टू 1 यहाँ पे हो जाता है। अच्छा, अब ये चीज़ आपने देख ली। अब यही चीज़ अगर क्वेश्चन आ जाता है लेट से कि आप एस प्राइम को मैंने डिस्क्राइब किया इन टर्म विद रिस्पेक्ट टू एस, तो मैं कहूँ कि एस को डिस्क्राइब करें विद रिस्पेक्ट टू एस प्राइम। जब आप एस को डिस्क्राइब करेंगे एस प्राइम के रिस्पेक्ट से, तो एस प्राइम को आपने ऐसे बनाना है, एक्स प्राइम ये होगा और सी टी प्राइम ये होगा। अब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम एस को कैसे देखेंगे? तो एस को आप एक लिहाज से फ़ौरन यहाँ से भी आप गैस कर सकते हो, ये एक्स प्राइम तो ये इससे पीछे है बाय एंगल माइनस थीटा, ये माइनस थीटा, तो इनको मैंने खोल दिया, तो फिर ये पी वाले जो है और पीछे हो जाएंगे। ठीक है, और भी तरीक़ों से आप इसको
देख सकते हो। इन्वर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन निकाल लो आप, उसमें जो है वो आप x को 0 करो, ठीक है। वहाँ से आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी जो कि ये इस यहाँ पे x प्राइम और सी टी प्राइम में आ जाएगी, जो आप ये देख सकते हो कि ये बनेगी। इसी तरीके से फिर आप जो है सी टी को 0 करो बस लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में, तो आपके पास ये वाली आ जाएगी। तो s इज मूविंग इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन रिस्पेक्ट, ठीक है। तो s रिस्पेक्ट टू s प्राइम। तो इस तरीके से ये डायग्राम तो आप बना सकते हो। और इसकी आगे जो है मैंने नेक्स्ट जो है वो चीज़ें डिस्कस की हुई हैं, लेकिन मैं इसको जो है स्किप कर देता हूँ, ये हम स्किप कर देते हैं। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट। दोबारा से ये थोड़ी सी मैं डेफिनेशन एक और अंदाज में आप लोगों को बताऊंगा। प्रॉपर टाइम एंड टाइम डायलेशन जो है, ठीक है। तो डी एस स्क्वेयर जो है इसको डिफरेंशियल बना लेते हैं। डेल्टा लिखा था पहले मैंने, डी एस स्क्वेयर इक्वल्स टू सी डी टी स्क्वेयर माइनस डी एक्स स्क्वेयर माइनस डी वाई स्क्वेयर माइनस डी जी स्क्वेयर। ये एक लॉरेंस इनवेरिएंट क्वांटिटी है। और ये जो स्पेस वाला पार्ट है इसको मैंने कंपैक्ट करके लिख लिया है डी एक्स वेक्टर स्क्वेयर। तो डी एक्स वेक्टर स्क्वेयर स्पेस का और ये टाइम का पार्ट। अब ये लॉरेंस इनवेरिएंट क्वांटिटी है, तो आप इसको अनप्राइम कोऑर्डिनेट में भी लिख सकते हो और प्राइम कोऑर्डिनेट में भी लिख सकते हो, दोनों में इसकी वैल्यू बराबर रहेगी। तो अब हम जो प्राइम कोऑर्डिनेट है वो एक स्पेशल कोऑर्डिनेट चूज कर लेते हैं। लेट एस प्राइम बी द रेस्ट फ्रेम ऑफ अ पार्टिकल। तो ये पार्टिकल का रेस्ट फ्रेम है, तो इसमें जो है आप देख लो कि क्या बन जाता है, इक्वल टू 0। रेस्ट फ्रेम में वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा पार्टिकल, तो उसका जो डी एक्स प्राइम है वो 0 हो गया। और डी टी प्राइम जो टाइम उसका गुजर रहा है उसके लिए हम एक स्पेशल जो है सिंबल यूज़ कर लेते हैं, डी टाउ, इसको प्रॉपर टाइम कहते हैं। तो अब ये वाली जो साइड है इसमें आपके पास डेल्टा एक्स प्राइम जो है 0 हो जाएगा और ये जो है डी टाउ बन जाएगा। तो आगे चलते हैं। तो ये बन गया कि सी डी टी स्क्वेयर माइनस डी एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू सी डी टाउ स्क्वेयर। अब ये जो क्वांटिटी है ये डी एस स्क्वेयर के बराबर है, और जैसे मैंने बताया था सी भी लॉरेंस इनवेरिएंट है, डी एस स्क्वेयर भी लॉरेंस इनवेरिएंट है, डी टाउ भी लॉरेंस इनवेरिएंट क्वांटिटी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आगे हमें मुख्तलिफ डेफिनेशन में हेल्प करेगी, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अच्छा, अब पूरी इक्वेशन को अगर आप डिवाइड कर लो बाई डी टी, पूरी इक्वेशन को अगर डी टी के साथ डिवाइड कर लो तो क्या होता है, तो ये डी टी के साथ डिवाइड करोगे डी टी स्क्वेयर के साथ, तो यहाँ सी स्क्वेयर रह जाएगा, यहाँ डी एक्स बाई डी टी होल स्क्वेयर बन जाएगा, और यहाँ पे डी टाउ के नीचे डी टी आ जाएगा, ठीक है। और अब जो है सी स्क्वेयर आप दूसरी साइड पे ले जाओ, नीचे सी स्क्वेयर बन गया, तो ये जो है ये चीज़ बन जाएगी सी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर 1, और वी ओवर सी जो है ये आपका ये बन गया वी ओवर सी स्क्वेयर जो है, ठीक है। अब ये जो चीज़ है ये आपका जो है 1 ओवर गैमा स्क्वेयर बन जाता है। स्क्वेयर रूट ले लो दोनों साइड का, दोनों साइड का आप स्क्वेयर रूट ले लो, तो डी टाउ बाई डी टी जो है 1 माइनस वी बाई सी होल स्क्वेयर, और ये जो क्वांटिटी है 1 ओवर गैमा है। तो इस तरीके से आप जो है ये जो टाइम है और रेस्ट टाइम है इन दोनों को आपस में इस तरीके से रिलेट कर सकते हो। टाइम डायलेशन का फार्मूला निकला है। अब ये जो मैंने दोबारा निकाल दिया एक और अंदाज से, ये असल में मैंने आगे यूज़ करना है, इसलिए मैंने इसको कर दिया इसको। तो डी टी ओवर डी टाइम जो है डी टाउ जो है ये रेस्ट फ्रेम है, और ये कोई और फ्रेम है जिसमें पार्टिकल मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये आपस में इस तरीके से रिलेट होंगे। आगे जितनी डेफिनेशन है उसमें काइंड ऑफ दो फ्रेम्स होंगे बस। एक एस फ्रेम होगा जो पार्टिकल को मूव करता हुआ दिखेगा, और दूसरा एस प्राइम फ्रेम जो है वो हमने पार्टिकल के ऊपर रख दिया, वो उसका रेस्ट फ्रेम बन गया। तो अब इन दो फ्रेम के लिहाज से मैं चलूँगा, और दोनों फ्रेम में वही बात होगी कि दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो v भी है और u भी है। तो यहाँ पे u और v दोनों है वो सेम चीज़ें बन जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे ऐसा ऐसा आज जो हम थोड़ा टेंसर नोटेशन की तरफ चलेंगे, जो कि मैंने काफ़ी लेक्चर भी आप लोगों को शुरू में बताए थे। पोजीशन 4 वेक्टर एंड मिन्कॉस्की मीट्रिक ईटा जो है वो, तो डी एस स्क्वेयर है, इसको दोबारा से मैंने लिखा सी डी टी होल स्क्वेयर माइनस डी एक्स स्क्वेयर माइनस डी वाई स्क्वेयर माइनस डी सी स्क्वेयर। इसको अब एक और अंदाज से भी लिखा जा सकता है कि यहाँ पे मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूँ, तो ये सी डी टी यहाँ पे, डी एक्स डी वाई डी सी यहाँ पे, इसी तरीके से यहाँ पे एक कॉलम मैट्रिक्स में सी डी टी डी एक्स डी वाई डी सी। अब दरमियान में आपने एक मैट्रिक्स डालना 4x4, और उसको फ़ौरन से आप गैस कर सकते हो क्योंकि सिर्फ डायगोनल टर्म्स जो हैं वही मल्टीप्लाई हो रही हैं,
और इसके साथ यहाँ पे +1 है तो यहाँ +1, यहाँ -1 है तो यहाँ -1 -1 -1, इस तरीके से। तो इसको आप मल्टीप्लाई करके आराम से देख सकते हो कि ये ऊपर वाली चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे मैं एक मैट्रिक्स बनाने लगा हूँ। ये एक जो है आपका ये वाला जो है इसको कॉलम मैट्रिक्स है। ये नीचे अंडरलाइन जो होगी इससे इसका मतलब होगा कि ये मैट्रिक्स है, ठीक है। ये जो लाइन नीचे इसके डली हुई है तो ये कॉलम है, और इसका ट्रांसपोज जो है वो यहाँ पे है। ट्रांसपोज में कॉलम जो है वो रो में चेंज हो जाता है, और ये 4x4 मैट्रिक्स का नाम हमने ईटा रख दिया। ये जो ऊपर मिन्कोव्स्की मीट्रिक है इसी वजह से, ठीक है। तो अब आप ds² को इस तरीके से लिख सकते हो मैट्रिक्स फॉर्म में। मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हो तो इसको आप कंपोनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हो। यहाँ पे बस आपका एक इंडेक्स आएगा, यहाँ पे भी एक इंडेक्स आएगा, और यहाँ पे दो इंडेक्स आएंगे। तो अब यहाँ पे जो इंडेक्स है इसमें हमने ये करना है कि इसका जो इंडेक्स है ये ऊपर है न्यू, इसका इंडेक्स जो है इसका इंडेक्स भी ऊपर है न्यू, और ये वाला इसके दो इंडेक्स आएंगे वो नीचे लिखने हैं। ये वाला नीचे वाला एक इंडेक्स जो है पहला इसके साथ कंट्रैक्ट होगा, इस पर समेशन होगी, और इसी तरीके से ये दूसरा वाला जो है ये इसके साथ कंट्रैक्ट होगा, इस पर समेशन होगी। तो अब यहाँ से स्टोरी शुरू होती है कि ये असल में क्या चीज़ है। तो एक्स म्यू मैं डिफ़ाइन करता हूँ। एक्स म्यू जो है ये यहाँ पे मैं dt लिख दिया, ये जो है यहाँ t आएगा, ठीक है। एक्स म्यू जो है वो इसका टाइम कंपोनेंट जो म्यू की जो वैल्यू है वो आपकी 0 होगी, 1 2 3 होगी। जब म्यू की वैल्यू 0 होगी तो वो जो है x 0 लिखा जाएगा और वो बराबर होगा ct के। जब म्यू की वैल्यू 1 होगी तो x 1 लिखा जाएगा, वो बराबर है x कोऑर्डिनेट के। इसी तरह x2 y के और x3 जो है वो z के। तो इस तरीके से ये हमने एक 4 वेक्टर बनाया जिसमें 3 जो है स्पेस के कोऑर्डिनेट्स हैं और एक एक्स्ट्रा जो है कोऑर्डिनेट जो है वो ct से बनाया हमने। तो इस तरीके से ये x म्यू बन गया और x म्यू बन गया। और इसी तरीके से ये अब आपका जो ईटा है इसको कंपोनेंट फॉर्म में आप इस तरीके से म्यू न्यू करके लिख सकते हो। ये 1 -1 -1 -1। और इसका काम क्या है? इसका काम आप देखो कि ये है कि ये इंडिसेस को ऊपर या नीचे करता है, ठीक है। तो जैसे अब हमने डिफ़ाइन किया x, इसका इंडेक्स ऊपर है, इसको कंट्रावेरिएंट कह सकते हो आप। तो इसका इंडेक्स अगर मैंने नीचे करना है तो उसको कोवेरिएंट कहते हैं। वो आपका ये ईटा जो है ये करेगा। तो ये देखो यहाँ पे मैंने न्यू लिखा, ये इसका इंडेक्स ऊपर है, और इसको ईटा म्यू न्यू लिखा। यहाँ न्यू पे समेशन है, आइंस्टाइन समेशन रूल 0 1 2 3। और यहाँ पे ये इंडेक्स म्यू जो है ये फ्री है, ये दूसरी साइड पे ये फ्री इंडेक्स है। ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें पूरे में जो फ्री इंडेक्स है और न्यू जो है वो इस पे समेशन हो रही है, ठीक है। तो इस साइड पे आपके पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट बचेगा जिसका इंडेक्स जो है वो नीचे होगा। अब इसको आप लोग आराम से लिख सकते हो। और हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन है अभी? अच्छा, तो इसमें आप देखो कि ये जो है ये मैंने आपको बताया था ये कॉलम है, ये इस तरीके से, ठीक है, 0 1 2 3। और ये क्या है? ये 4x4 मैट्रिक्स के कंपोनेंट्स हैं। तो मैट्रिक्स फॉर्म में आप इन दोनों चीज़ों को ऐसे लिख सकते हो। अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करो तो आपके पास ये x0 ये -x1 -x2 -x3 बन जाएगा। एक बात याद रखनी है इन इंडिसेस की के जो है रेफरेंस से कि यहाँ पे जो x1 x2 इसको आपने स्क्वायर या क्यूब नहीं समझना, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्योंकि टेंसर नोटेशन आगे यूज़ होगी तो 3 का मतलब कंपोनेंट है उसका, ठीक है, ना कि x क्यूब x स्क्वायर x1 इस तरीके, या x0 जो है इसको कोई 1 लिख देंगे नहीं। तो x का 0th कंपोनेंट, ठीक है, कंट्रावेरिएंट 0 कंपोनेंट 1 कंपोनेंट 2 कंपोनेंट 3 कंपोनेंट। तो ये आपने यहाँ सर पे जो है, हाँ जी जी सर, सर ये मतलब सर मिन्कोव्स्की जो मैट्रिक है सर, इसको हम मैट्रिक टेंसर कह सकते हैं सर? क्योंकि सर मैट्रिक टेंसर भी जो हमने एमएमपी में पढ़ा था उसमें वो भी यही काम करता था कि इंडेक्स लोअरिंग और हाँ, रेजिंग का काम कर। ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे मिन्कोव्स्की मैट्रिक टेंसर कह लो आप इसको, मैंने टेंसर नहीं लिखा, ठीक है। तो ये स्पेशल मैट्रिक है, इसका नाम है मिन्कोव्स्की मैट्रिक। इसको जी बोलते हैं क्योंकि ये दो पॉइंट्स के दरमियान स्पेस में डिस्टेंस बताता है, ठीक है। वो आपने देखा भी कि डिस्टेंस के फार्मूले में ये अपीयर हो रहा है, ये डिफाइन करता है उस स्पेस की ज्योमेट्री को,
ठीक है। तो ये जी ज़्यादा सर। जो है हमने तो खैर फ्लैट ज्योमेट्री पढ़नी है, जनरल रिलेटिविटी में इन चीज़ों की बड़ी अहमियत बनती है। तो ये है मिन्कोस्की मैट्रिक। इसी तरह यूक्लिडियन मैट्रिक भी होता है, उसमें सारे साइंस जो हैं वो एक जैसे होते हैं, +1 +1 +1 हाँ सर। +1। ठीक है, वो यूक्लिडियन मैट्रिक होता है। तो ये क्या है, मिन्कोस्की। इसमें टाइम का और स्पेस के जो साइन है वो अपोजिट होते हैं। ये +1 है, ये -1, ये हम कन्वेंशन यूज कर रहे हैं। इसके अलावा बुक्स में ये -1 होता है टाइम वाला और स्पेस वाला +1। ठीक है, तो दोनों कन्वेंशन यूज होती हैं। मैं जो यूज कर रहा हूँ उसमें स्पेस वाले जो हैं वो माइनस साइन में है। अच्छा, तो अब यहाँ पे ठीक आप है। देखो हम लोगों ने, हाँ, हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ माइनस साइन आ गए। और अब एक्स म्यू जो नीचे वाला है इसको हम लिख लेते हैं कॉलम के तौर पे। ये नीचे 0, ये नीचे 1, ये 2, ये 3। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि x0 जो है ये जो है, ठीक है, सबस्क्रिप्ट में 0 लिखा हो या सुपरस्क्रिप्ट में लिखा हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आपको मिलता है। इसी तरीके से बाकी क्वांटिटीज़ भी देखो आप कि यहाँ पे जो है ये जो x सब 1 है और x सुपर 1 है, दोनों में माइनस साइन है। इसी तरह 2 में माइनस साइन है, 3 में। तो स्पेस पार्ट में आपने याद रखना है, ड्यू टू मेट्रिक जो है माइनस साइन आएगा। जब भी आप कोई इंडेक्स ऊपर या नीचे करोगे, अगर वो स्पेस इंडेक्स होगा तो माइनस साइन आएगा। ठीक है, और अगर वो जो है टाइम होगा इंडेक्स जो है तो फिर कोई साइन नहीं आएगा। तो हमारी कन्वेंशन जो है वो ये है। ठीक है, यहाँ से आपको याद रहेगा कि स्पेस इंडेक्स एक ऊपर लेके जाओगे अपनी मर्जी से तो वहाँ माइनस साइन साथ लगाना होगा आपको। तो यहाँ से ये चीज़ पता चल गई। और अब जो है यहाँ पे ये मैंने खैर लिखा हुआ है कि ईटा 0 0 का मतलब ये होगा। तो ये जो है ये फर्स्ट रो है, लेकिन इसको आपने कहना है कि ये 0th रो है। ये इसके बाद जो है सेकंड रो जो है इसको कहना है ये फर्स्ट रो है। ठीक है, फिर ये सेकंड रो है, फिर ये थर्ड रो है। तो 0th रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। इसी तरीके से पहला जो कॉलम है वो 0th कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। क्योंकि हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0 से शुरू हो रहे हैं, तो इसलिए 0, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो इसी तरीके से ईटा 0 0 1 है, ईटा 1 1 -1, ईटा 2 2 -1, ईटा 3 3 जो है वो -1। इस तरीके से तो ईटा म्यू इज नॉट इक्वल टू न्यू जो है 0 है, क्योंकि डायगोनल है। तो ऑफ डायगोनल एंट्रीज सारी जो है वो 0 हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब फिर दोबारा हम उस तरफ आ जाते हैं, यहाँ से जो ds² हमने किया था। तो ds² जो है उसको मैट्रिक्स फॉर्म में dx ट्रांसपोज ईटा dx, या कंपोनेंट फॉर्म में आप इस तरह लिख सकते हो। ठीक है, अब आपको पता है कि ईटा जो है वो इंडिसेस को नीचे लेके आता है, ये वाला ईटा। तो न्यू न्यू आपस में कंट्रैक्ट हो गए, तो यहाँ पे म्यू इंडेक्स नीचे आ जाएगा, ये इस तरह। या आप ये कर सकते हो कि इसको इस तरीके से भी कंट्रैक्ट कर सकते हो कि म्यू और म्यू को कंट्रैक्ट कर दिया तो न्यू इंडेक्स जो है वो इधर नीचे आ गया। तो ये दोनों काम मैंने यहाँ किए हुए हैं। तो आप जो है इंडिसेस को कंट्रैक्ट इस तरह भी कर सकते हो और इस तरीके से भी कर सकते हो। और ये डेफिनेशन जो है ये डॉट प्रोडक्ट की है। ठीक है, दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट की, जो कि आगे चल के मैं दोबारा से इसकी जो है वो इसका जिक्र करूँगा। तो ये चीज़ आपने देखी। अब एक ईटा जो है डायगोनल है, और डायगोनल जो होता है उसका इन्वर्स जो है वो कैसे निकाला जाता है मैट्रिसेस का, कि उसकी जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उनका, ठीक है, इन्वर्स ले लेते हैं। ये 1 है, 1/1, 1/-1, 1/-1, 1/-1। तो आप देखोगे कि ईटा का जो इन्वर्स है वो ईटा ही है। तो ईटा का इन्वर्स आप देख सकते हो, ये मैंने ईटा लिखा, ये इसका इन्वर्स लिखा, दोनों सेम है। इनको मल्टीप्लाई करो तो आइडेंटिटी आ जाती है। इसका मतलब है कि ईटा और उसका इन्वर्स जो है वो सेम है। यहाँ पे आपके पास आइडेंटिटी आ जाती है। अब इसी चीज़ को अगर आप कंपोनेंट फॉर्म में लिखना चाहते हो तो कंपोनेंट फॉर्म में ऐसा लिखोगे, ईटा पे जो इंडिसेस हैं वो नीचे आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखो, यहाँ दो इंडिसेस बचने चाहिए। यहाँ पे दो इंडिसेस हैं तो इसमें भी दो इंडिसेस आएंगे, क्योंकि ये भी जो है 4x4 मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे आप फ़ौरन से ये चीज़ फिगर आउट कर सकते हो कि इसके जो इंडिसेस हैं ये ऊपर आने चाहिए, और इसमें दरमियान वाला जो है वो कंट्रैक्ट होता है। और कंट्रैक्शन के लिए एक इंडेक्स नीचे एक इंडेक्स ऊपर होना ज़रूरी है। ठीक है, दरमियान वाला इंडेक्स जो है वो कंट्रैक्ट होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। तो ये अल्फ़ा बचा यहाँ पे फ्री इंडेक्स, और आखिर में ये बीटा बचा। तो यहाँ पे आइडेंटिटी पे जो इंडेक्स आएंगे वो एक नीचे आएगा अल्फ़ा और एक ऊपर बीटा। ठीक है, और ये जो चीज़ है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये असल में क्रोनेकर डेल्टा होता है। तो अब क्रोनेकर डेल्टा जो है इसका एक इंडेक्स नीचे होगा, एक इंडेक्स ऊपर होगा। ये बात अब याद रखनी है आपने, ये यहाँ पे जो है। ठीक है, अब क्योंकि ईटा इन्वर्स जो है वो ईटा के बराबर है, तो आप यहाँ ईटा इन्वर्स बार बार लिखने के बजाय आप इसको
ईटा लिख लो, ठीक है। बस अगर इंडिसेस ऊपर है इसका मतलब है कि ईटा इन्वर्स है, इंडिसेस नीचे हैं तो ये ईटा है, और ईटा इन्वर्स एक दूसरे के इन्वर्स है, कुछ भी, ठीक है। तो ये जो हमने डिफाइन किया था वो नीचे वाले इंडिसेस के साथ किया था, ये ऊपर वाला इंडेक्स जो है ये इसके इन्वर्स का है, और क्योंकि इन्वर्स जो है वो ईटा के ही बराबर है इसलिए नोटेशन हम सिर्फ ईटा ही की यूज़ करेंगे, इन्वर्स नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो यही जो चीज़ मैंने ऊपर लिखी है ये अब सिंप्लीफाई होके ये बन गई है, ईटा अल्फा सिग्मा बीटा इक्वल्स टू डेल्टा अल्फा बीटा। तो ये हो गया, यहाँ पे सिग्मा जो है वो कंट्रैक्ट हो रहा है और अल्फा और बीटा जो है ये इस तरीके से आ रहा है। तो यहाँ पे अब आपका कोई आइडेंटिटी बन गई है, तो इसको आप जो है वो देख सकते हो कि ये क्या बन जाएगा, ये वन जो है ये आपका बराबर होगा 2 के, और ये बराबर होगा 3 के, और शुरू में एक और आना चाहिए वो है 0 0 0, सारे के सारे इक्वल टू 1, ठीक है। ये डेफिनेशन ईटा की हम लेके चलेंगे आगे, फिर दोबारा आएगा ये, और ये जो है, और अब अगर कोई आपसे ये पूछे, लेट से एक क्वेश्चन कर लेता हूँ मैं आपसे, इसका एक इंडेक्स अगर मैं नीचे ले आऊँ, 1 उठा के मैं नीचे ले आता हूँ, तो फिर ये क्या बनेगा, ये किसके बराबर होगा, कौन बताएगा ये? हाँ अभी को बताएगा ये क्या बनेगा? सर -1। -1 आएगा, ठीक है, शाबाश। तो मैंने यही बताया आपको कि जब भी आप एक स्पेस पार्ट को ऊपर लेके आओगे या नीचे करोगे तो माइनस साइन आएगा। अब ये ईटा 1 जो है ये आपका 1 है, तो ये बन जाएगा -1, ठीक है। तो इसी से आपको पता चल गया कि ये जो चीज़ है ईटा 2 जो है ये भी -1, ठीक है। तो अब आपने ध्यान रखना है कि इंडिसेस जो है डाटा पे कैसे लग रहे हैं, ये -1, ठीक, तीनों जो है -1 हो गए, लेकिन ये डेल्टा वाला जो है अगर इसका आप इंडेक्स जो है वो नीचे लेके आओगे तो फिर क्या होगा, फिर ये +1 होगा, इसके साथ कुछ नहीं होगा, ये ऐसे। तो डेल्टा 0 0 +1 रहेगा, ये जो है ये -1, ये भी -1, ये सारा -1 जो हम एक साइड पे जो है वो लिख देते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से अगर ये दोनों ऊपर चले जाएं तो 2 माइनस साइन आएंगे, तो वो भी जो है वो ये होगा, तो इसको भी लिख देते हैं। इसी तरीके से ये जो है ये यहाँ पे दोनों जो है मैं ऊपर ले जाता हूँ, भी हो गया 1 1 1 1 ये इसकी। तो अब अगर आप ये देखो तो ये जो चीज़ है डेल्टा 0 0 ये 1 होना, और डेल्टा 1 1 और ये सारे स्पेस वाले -1 होना, तो असल में यही चीज़ बन जाती है, ये ईटा बन जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ क्या बन गई, ये बिल्कुल वही बन गई कि ईटा बन गया, ये ईटा बन गया। सब जगह मैं ईटा लिख देता हूँ, ये ईटा ही की डेफिनेशन है, इनवर्स भी हमने सेम सिंबल से यूज़ किया हुआ। तो अब आप ये चीज़ समझ लो आपके, जब आपका डेल्टा जो है इसका या ईटा कंसिडर कर लो, जब डेल्टा या ईटा में इंडिसेस एक ऊपर एक नीचे आएगा तो आपने डेल्टा लिखना है, और जब दोनों इंडिसेस नीचे या दोनों इंडिसेस ऊपर आएंगे तो आपने उसको ऑटोमेटिकली ईटा बना देना है, ठीक है। तो अब ये बात याद रहेगी कि अगर तो एक इंडेक्स ऊपर है नीचे है तो फिर ये है, और अगर दोनों इंडिसेस आपने नीचे लिया है तो ये फिर आपने इस तरह लिखने की ज़रूरत नहीं है इसको, क्या करें आप, ईटा जो डेल्टा जो है इसको ईटा बना दो आप। और इसी तरीके से अगर दोनों जो है, या फिर मेरा ख्याल इसको मुझे इस तरह लिखना चाहिए इक्वल करके, यहाँ पे हम डेल्टा कर देते हैं इसको, डेल्टा के अगर दोनों इंडिसेस नीचे आ जाए तो ये बन जाता है, ये दोनों सेम चीज़ें हैं, ठीक है।
इसी तरीके से अगर दोनों इंडिसेस जो है ऊपर चले जाएं तो फिर भी यही चीज़ होगी। अब ये थोड़ी सी बातें ध्यान में रखनी है हमने। तो एक इंडेक्स ऊपर या नीचे तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर दोनों इंडिसेस नीचे आ जाएं या ऊपर आ जाएं, डेल्टा पे या ईटा पे, इवन जो है ये भी इसको भी मुझे जो है इस तरह लिख लेना चाहिए कि दोनों इंडिसेस जो है अगर ऊपर हों तो ये, और ये एक ही बात है, ये ईटा, ठीक है। ईटा पे दोनों इंडिसेस अगर ऊपर आ जाए तो इट मीन्स कि आइडेंटिटी बन चुका है। ईटा पे या डेल्टा पे, ईटा या डेल्टा पे दोनों इंडिसेस नीचे होंगे तो डेल्टा है, तो वो ईटा है, और दोनों इंडिसेस ऊपर होंगे तो वो ईटा है, और दोनों इंडिसेस जो है वो एक ऊपर एक नीचे है तो वो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ये वैल्यूज सारी मैंने यहाँ पे लिख दी है ताकि आपको परेशानी ना हो ये। अच्छा, तो अब आगे चलते हैं। एक दूसरा मैट्रिक्स है, ये मैंने आपको मिन्कॉस्की मैट्रिक्स बताया। एक और मैट्रिक्स है जिसको लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स कहा जाता है। अब मैं उसकी तरफ चलता हूँ। दोनों में ख्याल रखना है आपने, दोनों में फ़र्क है। तो यहाँ पे हमने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को लिखा है, ठीक है। ये एक्स लॉन्ग जो है वो रिलेटिव वेलोसिटी है, सी टी प्राइम इक्वल्स टू गैमा सी टी माइनस बीटा एक्स। फिर एक्स प्राइम जो है वो गैमा टाइम्स एक्स माइनस बीटा सी टी। फिर वाई प्राइम इक्वल्स टू वाई, जी प्राइम इक्वल्स टू जी, और बीटा क्या है, बीटा है वी बाई सी। इसी चीज़ को मैं अपनी नोटेशन में लिखूंगा जो हमने ऊपर बनाई है। तो ये सी टी जो है असल में ये टाइम कंपोनेंट है, ठीक है। सी टी टाइम कंपोनेंट, एक्स जो है वो फर्स्ट कंपोनेंट है, ठीक है, 4 वेक्टर का। तो ये जो है इसी तरीके से यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ टाइम, और टाइम है तो इसको जो और जो है यहाँ पे x2 प्राइम x2, और ये, ठीक है। तो ये नई नोटेशन में ये चीज़ बन गई। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इनको भी आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हो इस तरीके से। यहाँ पे x0 प्राइम, x1 प्राइम, x2 प्राइम, x3 प्राइम, और यहाँ पे आप x0, x1, x2, x3, यहाँ पे प्राइम कोऑर्डिनेट्स में है x म्यू, यहाँ पे अनप्राइम में है। दरमियान में एक मैट्रिक्स बना सकते हो, गैमा माइनस गैमा बीटा, माइनस गैमा बीटा गैमा, सारे ज़ीरो, यहाँ भी ज़ीरो, यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2, ठीक है। तो अब इसको अगर आप चाहो चेक कर सकते हो। ये गैमा जो है यहाँ पे x0 से मल्टीप्लाई होगा, ये टर्म आ जाएगी, और ये माइनस गैमा बीटा जो है वो x1 से मल्टीप्लाई होगा, ये वाली सेकंड टर्म आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से x1 प्राइम को देख सकते हो, माइनस गैमा बीटा x0 से मल्टीप्लाई होगा, ये गैमा माइनस बीटा x0, और ये गैमा जो है ये x0 जो है से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ जो है, ठीक है। गैमा जो है वो x0 से x1 प्राइम, और ठीक है, गैमा जो है वो x1 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक। मैं थोड़ा सा यहाँ को गैमा जो है x1 से, तो ये वाली टर्म बन जाएगी, ठीक है। इसके अलावा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो x2 प्राइम, x3 प्राइम बराबर होंगे x2 और x3 के, इस तरीके से, ठीक है। ये इनके दरमियान कोई मिक्सिंग नहीं होगी। ये 2x2 ज़ीरो मैट्रिसेस यहाँ पे आए हुए हैं, आपस में ये मिक्स नहीं होंगे, ठीक है। तो खैर ये लिख लिया आपने मैट्रिक्स फॉर्म में। तो इसको आप देखो, यहाँ पे जो चीज़ है ये आपका एक्स मैट्रिक्स बन जाएगा, यहाँ जो चीज़ है ये एक्स प्राइम मैट्रिक्स बन जाएगा, और यहाँ जो चीज़ है 4x4 एक मैट्रिक्स बनेगा जिसको हम लैम्ब्डा मैट्रिक्स कहेंगे, और इसको हम कहते हैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है, ठीक है। इसको कंपोनेंट फॉर्म में आप लिख सकते हो। यहाँ पे भी इंडेक्स ऊपर है, यहाँ पे भी इंडेक्स ऊपर है, और इस पे 2 इंडेक्स आने हैं। अगर इस पे 2 इंडेक्स आने हैं तो इसका मतलब है इस पे एक इंडेक्स ऊपर होगा, एक इंडेक्स नीचे होगा, क्योंकि एक इंडेक्स जो नीचे वाला है वो इसके साथ कंट्रैक्ट हो जाएगा तो ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो एक फ्री बचेगा ऊपर वाला जो इसके बराबर होगा फ्री के साथ। तो इस तरीके से आपको इसके इंडिसेस का पता चल गया कि इस पे जो इंडेक्स है वो ईटा के मुकाबले में इस पे इंडेक्स जो एक ऊपर आता है एक नीचे आता है। ईटा पे जो इंडिसेस आते थे वो दोनों नीचे आते थे, ठीक है। उसके इन्वर्स पे दोनों ऊपर आते थे। तो यहाँ पे जो है एक इंडेक्स ऊपर है, एक इंडेक्स नीचे है, म्यू न्यू, और नीचे वाला जो है वो इसके साथ कंट्रैक्ट होगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ये वाला इंडेक्स जो है वो उस पर समेशन होती है। तो एक्स म्यू प्राइम इक्वल्स टू लैम्डा म्यू न्यू, ये तो इंडिसेस फॉर्म में ये इस तरीके से आप इसको लिखोगे, एक ऊपर एक नीचे। अच्छा, अब इसका जो है ये ज़ीरो, ये भी ज़ीरो का मतलब गैमा, ठीक है। अब ये वाला एलिमेंट आपने देखना है, तो ये 0th रो है और फर्स्ट कॉलम है, ठीक है। फर्स्ट कॉलम, 0th कॉलम ये है, फर्स्ट कॉलम, तो 0 1, तो 0 1 जो है आपका ये बनेगा, ठीक है। इस तरीके से कोई भी आप एलिमेंट इसका देख सकते हो। आगे चल के मैं फिर और ज़्यादा इस एलिमेंट्स का बताऊंगा आपको।
लैम्डा है, इसको हमने थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स जो है, तो डी एस स्क्वायर वाला एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं। इसके बारे में हमें ये पता है कि लॉरेंस इनवेरिएंट क्वांटिटी है, तो इसको हम लिख लेते हैं एक दफ़ा अनप्राइम कोऑर्डिनेट्स में और एक दफ़ा लिख लेते हैं प्राइम कोऑर्डिनेट्स में। ठीक है, प्राइम कोऑर्डिनेट्स में लिख लेते हैं इसको। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हो कि अब ये वाली क्वांटिटी जो प्राइम वाली थी वो मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे लिख ली है, और यहाँ पे हमें पता है कि ये जो एक्स म्यू है ये किस तरीके से ट्रांसफॉर्म होता है। ये बिल्कुल इस तरीके से होता है जैसे ये है। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, यानी ये चाहो तो आप यहाँ डी भी लगा सकते हो। डी मीन्स चेंज इन एक्स, एक तरीके से इनफिनिटेसिमल चेंज। यहाँ पे डी आ गया और यहाँ पे डी। ठीक है, ये तो ये जो है चेंज इन जो है पोजीशन वेक्टर एक्स न्यू और चेंज इन पोजीशन वेक्टर म्यू। ठीक है, तो यहाँ से आप ये ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ के ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर सकते हो। ये आपने पुट कर दी। अब यहाँ देखो, आप न्यू पे जो है समेशन है, यहाँ आप न्यू भी लिख सकते हो, लेकिन अगर न्यू पहले ही यूज़ हो रहा है तो अगर आप यहाँ पे भी न्यू लिख लोगे तो 4 न्यू हो जाएंगे, फिर वो आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन जो है वो ब्रेक कर देगी। तो इसलिए यहाँ पे कोई नया इंडेक्स हमें डालना पड़ेगा, वो हमने अल्फ़ा डाल लिया। इसी तरीके से फिर इसकी ट्रांसफॉर्मेशन लिख सकते हैं हम। यहाँ पे न्यू है तो यहाँ पे हमने बीटा डाल लिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये मिस्टेक है, ये डी एक्स है, डी एक्स बीटा जो है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन हमने लिख दी, और ये वाली जो साइड थी लेफ्ट हैंड साइड, ये मैंने यहाँ पे लिख दी लेफ्ट हैंड साइड जो। और फिर मैंने ये क्या किया, क्योंकि मुझे दोनों साइड से ये एक्स बीटा और एक्स अल्फ़ा हटाने हैं, तो यहाँ मैंने जो डमी इंडिसेस हैं इनकी प्रॉपर्टी यूज़ की। जो म्यू है इसको मैंने अल्फ़ा का नाम दे दिया, और जो न्यू है इसको मैंने बीटा का नाम दे दिया। तो ये दोनों चीज़ें बराबर हैं। बस यहाँ पे मैंने, क्योंकि ये जो है म्यू और न्यू दे आर सम्ड ओवर, तो दे आर डमी इंडिसेस, तो इसमें आप म्यू की जगह अल्फ़ा रिप्लेस कर लो और न्यू की जगह बीटा। इसका फ़ायदा क्या होगा वो अगले स्टेप में आपको नज़र आ जाएगा। अब ये वाली टर्म देख लो, इसमें डी एक्स अल्फ़ा जो है ये अलग कर लो आप, और डी एक्स बीटा जो है इसको अलग कर लो। ये फिर मैंने यहाँ पे मिस्टेक की हुई है, डी एक्स बीटा। और ये जो दरमियान में चीज़ बचती है वो है एक्स लैम्डा म्यू अल्फ़ा यहाँ पे, ईटा म्यू न्यू यहाँ पे, और लैम्डा न्यू बीटा जो है वो यहाँ पे। ठीक है, और इसी तरीके से इसको भी हमने लिख लिया ब्रैकेट में। अब दोनों साइड से आप डी एक्स अल्फ़ा डी एक्स बीटा हटा सकते हो, तो एक रिलेशन मिलता है आपको, और वो रिलेशन ये है, लैम्डा म्यू अल्फ़ा ईटा म्यू न्यू लैम्डा न्यू बीटा इज इक्वल टू ईटा अल्फ़ा बीटा। तो ये आपके पास एक रिलेशन आ गया जो कि इस लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करना है। इसको आप मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हो। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए ये फ्री इंडेक्स नहीं है, ये कंट्रैक्ट हो रहा है, तो इसको इस साइड पे लेके आना है। ठीक है, तो रोज़ और कॉलम को जब आप चेंज करते हो तो ट्रांसपोज आता है। ट्रांसपोज आ गया तो ये म्यू जो है ये इस साइड पे आ जाएगा, और अल्फ़ा जो है वो इस साइड पे चला जाएगा, ये इस तरीके से। अब इसमें जो है ट्रांसपोज आपने केयरफुली लेना है। ट्रांसपोज में आपने अल्फ़ा और म्यू को इंटरचेंज नहीं करना। ठीक है, इनकी पोजीशन जो है वो चेंज करनी है। ये फर्स्ट पोजीशन पे है म्यू, ये अल्फ़ा सेकंड पोजीशन पे है, तो अल्फ़ा को इधर लिया आया, आप फर्स्ट पोजीशन पे ले आए, और म्यू को जो है वो इस साइड पे ले आए। ठीक है, ये मैंने अल्फ़ा इधर कर दिया और म्यू इधर। तो अब अल्फ़ा फ्री इंडेक्स है, म्यू पे समेशन है, न्यू पे समेशन है, और बीटा जो है फ्री इंडेक्स है। तो इस पूरी चीज़ को आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हो, लैम्डा ट्रांसपोज ईटा लैम्डा जो है, और अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू ईटा अल्फ़ा बीटा। मैट्रिक्स फॉर्म में ये आपके पास रिलेशन आ गया फाइनली, लैम्डा ट्रांसपोज ईटा लैम्डा इक्वल्स टू ईटा। तो ये प्रॉपर्टी इसने सेटिस्फाई करनी है जो है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ने। तो इट टर्न्स आउट कि इसके जो इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स हैं वो 6 होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं काउंटिंग नहीं कर रहा, तो यहाँ पे 3 + 3 6 मीन्स 3 + 3। इसके अंदर 3 जो है वो रोटेशन मौजूद होती है, 3 जो है वो आपकी ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन मौजूद होती हैं। बीटा जो है वो आपका एक्स के लॉन्ग आप जो है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो वाई के और जी के लॉन्ग। तो बीटा जो है उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, बी एक्स बी वाई वी जी। खैर ये जो है ये चीज़ें मैंने लास्ट टाइम जब पढ़ाया तो काफ़ी डिटेल में कंपोनेंट्स की बात की थी। यहाँ पे मैं अभी ज़रूरी नहीं समझता जो है वो तो बस इतना आपको पता हो कि इसके 6 जो है इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो अब जनरल फॉर्म ऑफ लैम्डा है वो हमने बनानी है।
जनरल फॉर्म ऑफ लैम्डा आप कैसे बना सकते हो, एक्स म्यू प्राइम जो है किस तरह ट्रांसफॉर्म होता है इसको देखते हुए, एक्स म्यू जो है वो प्राइम इक्वल्स टू लैम्डा म्यू न्यू एक्स न्यू। इसमें अगर आप टाइम कंपोनेंट लेते हो, म्यू की वैल्यू 0 लेते हो, तो यहाँ पे भी म्यू की वैल्यू 0 आ जाएगी, और न्यू पे समेशन है न्यू पे समेशन है, इसमें 0 भी होगा, ये 0 लिख दिया हमने, और इसमें 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है। इन तीनों चीज़ों को हम लिख देते हैं जे के साथ, जे जे। तो जब मैं इंग्लिश लेटर यूज़ करूँगा तो इंग्लिश लेटर आई जे के वगैरह इसमें आपने समझना है कि इनकी वैल्यूज़ 1 से 3 तक जाएंगी, 1 2 3, ठीक है। और जब मैं यहाँ पे लिख लेते हैं जे जो है वो 1 2 3, और जब लॉरेंट ग्रीक लेटर्स यूज़ करेंगे अल्फ़ा बीटा गामा म्यू न्यू, तो फिर उनकी वैल्यूज़ जो है उसमें 0 भी शामिल होगा, 0 1 2 3 तक जाएगी। तो दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, जब ग्रीक लेटर्स में यूज़ करूँगा अल्फ़ा बीटा गामा म्यू न्यू, तो फिर उसमें जो उस इंडेक्स की वैल्यू 0 से 3 तक जाएगी। और जब इंग्लिश लेटर यूज़ होंगे आई जे के, तो उसमें जो समेशन है वो 1 से 3 तक जाएगी, उसमें टाइम पार्ट नहीं होगा, तो 3 स्पेस की समेशन होगी स्पेस पार्ट की। अच्छा, यहाँ म्यू मैंने 0 किया, म्यू को जो है आप आई कर लो, तो आई जो है वो 1 2 3 वैल्यूज है इसकी, तो यहाँ पे आपका जो है ये आई आ जाएगा, यहाँ पे भी आई आ जाएगा। अब यहाँ पे 0 आएगा और जे आएगा, तो ये 0 आ गया और ये जे आ गया, तो इसमें 2 टर्म्स बन गई, जिस तरीके से उधर 2 टर्म्स बनी थी। अब डायरेक्शन ऑफ बीटा के लिए फार्मूला जो है लैम्डा का, वो मैंने आप लोगों को जो है शायद कहीं पे बताया होगा, ऊपर जो है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का, वहाँ से आप ये बना सकते हो। मैं ये स्टेप्स नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ लिख दूँगा। तो लेट्स से फाइंड है ये डाला यहीं कहीं है, ये है, इसको मैं नीचे ले जाता हूँ। हाँ जी, तो अब यहाँ पे आपके पास जो है ये जो आर प्राइम है, ये असल में एक्स आई प्राइम है, ठीक है। यहाँ पे आप जब इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखोगे तो ये बन जाएगा एक्स आई प्राइम, ये बन जाएगा एक्स आई, ठीक है, बीटा, और ये जो है गैमा, सी टी जो है ये आपका एक्स नॉट बन जाएगा, और ये आर जो है ये एक्स आई या जे बन जाएगा, ठीक है। तो अब आपने यहाँ से जो है ये रीड करनी है वैल्यूज़, लेट से कौन सी वैल्यू रीड कर रहे हैं हम लोग, और इसी तरीके से टाइम पार्ट जो है ये मैंने ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सी टी प्राइम जो है ये आपका एक्स नॉट प्राइम है, सी टी जो है ये क्या है, यहाँ पे एक्स नॉट है, तो गैमा 0 0 आपको नज़र आ रहा है, ये छोटा वाला गैमा है। और इसी तरीके से यहाँ पे एक्स जे है, एक्स जे आपका ये है, यहाँ पे आपको एक्स जे और बीटा जे आ जाएगा, ठीक है। और ये लैम्डा 0 जे जो है ये गैमा टाइम्स बीटा जे बन जाएगा। तो इस तरीके से इसको आप कंपोनेंट फॉर्म में लिखो, और वहाँ से इसके साथ कंपेयर करके आप ये मैट्रिसेस रीड करने की कोशिश करो। मैंने यहाँ वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, तो फॉर आर्बिट्रेरी डायरेक्शन ऑफ बीटा गैमा 0 0 जो है वो गैमा आ गया, गैमा आई 0 जो है वो माइनस गैमा बीटा आई, और इसी तरीके से ये सारी वैल्यूज़ जो हैं ये आपकी बन जाती हैं। लैम्डा आई जो कि 3 स्पेस का 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, इसमें ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आ गया, और बाकी ये वाली चीज़ें भी आ गई। यहाँ फिर मैंने लिख दिया डाटा 1 1 और 2 2 ये 1 है, जबकि ये जो चीज़ है ये -1 है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास ये सारी वैल्यूज़ आ गई, और इसको मैं अब टाइप कर देता हूँ। ये बात आपने जो है याद रखनी है, और ऊपर मैट्रिक्स है हमारे पास, उसको नीचे ला के थोड़ी सी इन वैल्यूज़ को देखते हैं कि ये सही आई है कि नहीं आई, ठीक है। तो यहाँ से इसको जो है वो मैट्रिक्स उठा लेते हैं। तो हमने वहाँ पे जो नीचे बनाया हुआ है लैम्डा, ये आर्बिट्रेरी उसके लिए बनाया हुआ है। तो अगर आप आर्बिट्रेरी डायरेक्शन ऑफ बीटा के लिए, अगर बीटा जो है वो आपका एक्स के लॉन्ग है, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में बीटा एक्स के लॉन्ग है, तो फिर ये मैट्रिक्स बनना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लैम्डा 0 0 गैमा है, वो ये लैम्डा 0 0 गैमा है, और यहाँ पे ये वाली चीज़ क्या है, ये है 0 और 1, यानी 0 और 1 ये वाली चीज़ है। 0 और 1 जो है यहाँ पे 1 आएगा, और बीटा तो है ही 1 के लॉन्ग,
ये बीटा 1 के लॉन्ग है, तो 0 और 1 गैमा बीटा, ठीक है, गैमा बीटा। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बीटा आप डिफाइन कैसे करते हो। ये आपने बहुत ख़ास तौर पे ये जहन में रखनी है चीज़ें कि जितने भी वेक्टर 3 स्पेस के वेक्टर हैं वो हम डिफाइन करते हैं विद दिस इंडेक्स अबव जो है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 जो है बीटा 1 जो है बीटा x के बराबर है, ठीक है। बीटा विद सुपरस्क्रिप्ट 2 जो है बीटा y के बराबर है, और बीटा 3 जो है वो बीटा z के। अब ये जो 1 है इसको अगर मैं नीचे ले आता हूँ, जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया कि 1 जो है वो नीचे अगर आ जाता है इसमें, ये जैसा यहाँ पे है, ठीक है, तो इसको आपने ऊपर लेके जाना है। पहले जब ऊपर लेके जाओगे तो एक माइनस साइन आएगा, फिर आपको पता चलेगा कि बीटा 1 जो है वो बीटा x के बराबर है। इस तरीके से यहाँ पे माइनस साइन जो आएंगे वो आपने इस तरीके से, डेफिनेशन जो है वो ये है कि इंडेक्स ऊपर होगा तो फिर पॉजिटिव बीटा x, पॉजिटिव बीटा y, पॉजिटिव बीटा z बनेगा। अगर इसी चीज़ का इंडेक्स जो है आप नीचे कर दो, तो यहाँ कहीं हम डाल देते हैं ये चीज़ भी कि ये जो चीज़ है अगर इसका इंडेक्स में नीचे कर देता हूँ तो फिर यहाँ पे आपके पास ये माइनस में आएगा, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में। ये बात याद रखनी है आपने, ठीक है। तो इस तरीके से, तो यहाँ पे आई को आप यहाँ पे ये नीचे है, मैंने इसको अगर ऊपर कर दिया तो माइनस साइन, ये इस तरीके से ऊपर नीचे इंडेक्स को स्पेस को 3 स्पेस वाले को कर लो तो माइनस साइन, 0 वाले को अगर कर लेते हो तो कोई साइन नहीं आएगा। तो इस तरीके से अब ये नीचे देख लो आप, ये लैम्डा 1 0 मैंने निकाला है तो ये माइनस गैमा बीटा बना रहा है, जिसका मतलब जो है वो ये वाली वैल्यू, और 0 1 जो है वो ये वाली वैल्यू है, ये माइनस गैमा बीटा है। और 1 1 भी निकाला हुआ है, 1 1 का फार्मूला जो है आप देख लो यहाँ पे, ये है 1 1 का, यहाँ से आपने बनाना है तो इसको चेक कर लेते हैं। ये मैं फार्मूला यहाँ रख देता हूँ। 1 1 का मतलब है ये गैमा, गैमा आना चाहिए, तो 1 1 यहाँ भी 1 1, यहाँ भी 1 1, ठीक है। तो ये हो गया और ये हो गया। अच्छा, इसके नीचे बीटा स्क्वायर भी है, वो मैंने नहीं लिखा तो वो भी लिख लेते हैं, मिस कर दिए। तो ये बीटा स्क्वायर आ गया यहाँ पे, और 1 1 ही असल में बीटा है, तो ये बीटा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन यहाँ पे इसको करने से पहले आपने ये ध्यान में रखना है कि ये नीचे है इसका b, इसका 1 ऊपर है। इसको जब आप ऊपर लेके आओगे तो एक माइनस साइन आएगा जो इस माइनस को प्लस कर देगा। फिर दोनों जब ऊपर आ जाएंगे तो फिर ये बीटा 1 बनेगा bx और ये बीटा 1 बनेगा bx, और bx क्योंकि है ही bx जो है वो बीटा के बराबर ही है, बाकी सारे 0 हैं, तो ये बीटा स्क्वायर बन जाएगा। बीटा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 माइनस 1 से कैंसिल हो गया, गैमा आ गया। इस तरीके से आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करके इन तमाम एलिमेंट्स जो अगर चाहो तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो आप इसको, लैम्डा को विद जनरल बीटा एक्स। ये सारे कंपोनेंट्स आपको पता है, 4 क्लास 4 मैट्रिक्स में आप लिख के देखो ये कैसे बनता है। तो ये एक्सरसाइज के तौर पे, ताकि आपको इन इंडिसेस का समझ आए कि वाकई वैल्यूज जो है सही बन रहे कि नहीं, ठीक है। और आप किसी भी बुक में फिर ये देख सकते हो, लैम्डा मैट्रिसेस वो उन्होंने लिखा हुआ है। अच्छा, तो थोड़ी सी यहाँ पे स्टॉप करते हैं, कोई किसी का कोई क्वेश्चन कोई चीज़ है वो देख लेते हैं। अच्छा अच्छा, कोई क्वेश्चन किसी का अगर है तो आगे। ठीक है, अगर आप लोगों का दरमियान में कोई क्वेश्चन आता है तो मुझे फिर आप रोक लेना दरमियान में, ये भी क्वेश्चन है हमारा। तो अब यहाँ से आपको 4 डॉट प्रोडक्ट जो है वो मैं बताऊँगा, 4 डॉट प्रोडक्ट कैसे लेना है। 3 डॉट प्रोडक्ट का आपको पता है, तो 4 डॉट प्रोडक्ट जो है वो 3 डॉट प्रोडक्ट के साथ भी रिलेट हो जाता है। और इसको इस तरह लिखते हैं कि 2 आर्बिट्रेरी वेक्टर आपने ले लिए, ए म्यू, इसका टाइम पार्ट जो है वो ए नॉट और स्पेस पार्ट जो है इस तरह लिखते हैं हम। इसी तरीके से एक और 4 वेक्टर है बी, जिसका टाइम पार्ट जो है यहाँ पे बी आना चाहिए, और स्पेस पार्ट जो है वो बी वेक्टर, ठीक है। अच्छा, हमारा ये अक्सर ये कन्वेंशन है वैसे तो, लेकिन मैं बार बार लिख देता हूँ कि ए वेक्टर का मतलब ये तो आपको पता है कि ए एक्स है, बी वाई है, बी सी है, लेकिन 1 1 नोटेशन में आपने ये डिफाइन करना है कि इसका क्या मतलब जो है, ठीक है।
ए के ऊपर अगर 1 आएगा तो ये ए एक्स होगा, अब 1 अगर नीचे चला जाएगा तो ये माइनस ए एक्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिफाइन करने की ज़रूरत होती है A1 A2 A3 जो है वो AX AY AZ के बराबर है। इसी तरीके से B जो है वो BX BY BZ जो है के बराबर है, और B1 जो है BX है, B2 जो है BY है, और B3 जो है वो BZ है। तो यहाँ डेफिनेशन हो गई। अब हम 4 डॉट प्रोडक्ट जो है वो लिखते हैं। A डॉट B जो है असल में क्या है, बिल्कुल उसी तरीके से जिससे हमने DS स्क्वायर को लिखा था। DS स्क्वायर का अगर आपको फार्मूला याद है ये, ठीक है, ये वाला फार्मूला है। ये स्क्वायर जो है ये असल में स्केलर प्रोडक्ट है। बनेगा ए म्यू, यहाँ पे ईटा म्यू न्यू और बीटा न्यू, ये डेफिनेशन है इसकी डॉट प्रोडक्ट की, ठीक है। लेकिन अब हम इसको एक ऐसी फॉर्म में कास्ट करेंगे जो कि बार बार यूज़ करेंगे, जो ज़्यादा सिंपल होगी। तो इसमें फिर वही चीज़ है कि अगर आप ईटा को बी पे अप्लाई करते हो तो ये इसका इंडेक्स जो है ये नीचे ले आएगा म्यू के साथ ये, और अगर आप जो है इसको ए पे अप्लाई करते हो तो ये ए का इंडेक्स नीचे ले आएगा न्यू के साथ ये, इस तरीके से, ठीक है। तो दोनों तरीक़ों से आप ए डॉट बी प्रोडक्ट को लिख सकते हो, एक इंडेक्स ऊपर एक इंडेक्स नीचे, ये पहला नीचे दूसरा ऊपर। तो इसको इस फॉर्म में अगर आप चाहो तो खोल सकते हो, ये 0 0 ये 1 1 2 2 और 3 3, इस तरीके से। यहाँ पे आप देख लो ये इसके बाद जो है ये इसको सारे कंपोनेंट में चाहता हूँ ऊपर ले आऊँ, ठीक है। ऊपर लाने का ये है कि इनकी डेफिनेशन में यूज़ कर सकता हूँ। तो ये तो पहले ऊपर है, इसका आप टाइम पार्ट ऊपर लेके आ जाओ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। B1 जो है इसका 1 ऊपर लेके आते हो तो माइनस साइन आ जाएगा, इसी तरह B2 इसी तरह B3। तो यहाँ 3 जगह माइनस साइन आती है, माइनस साइन कॉमन ले लो आप। और A1 B1 क्या है असल में, वो AX और BX है, इस तरह AY BY और AZ BZ। और ये जो चीज़ है ये आपका असल में डॉट प्रोडक्ट बन गया 3 स्पेस का, 3 स्पेस का डॉट प्रोडक्ट, जिसको आप इस तरीके से लिखते हो A डॉट B, ठीक है। तो 4 डॉट प्रोडक्ट को हम इस तरह लिखेंगे, इसके ऊपर कोई इंडेक्स नहीं होगा, इसको बोल्ड भी नहीं करेंगे, ये लाइट होगा। और जो 3 स्पेस का है इसके ऊपर या तो आप वेक्टर का निशान बनाओगे या आप इसको बोल्ड करोगे, ठीक है। तो 3 स्पेस का डॉट प्रोडक्ट और 4 स्पेस का डॉट प्रोडक्ट इस तरीके से रिलेटेड है कि इसमें एक टाइम पार्ट का जो है प्रोडक्ट आता है, माइनस जो है 3 स्पेस का डॉट प्रोडक्ट आता है, ठीक है। इस तरीके से ये आपस में रिलेटेड है। तो आपने डॉट प्रोडक्ट जो है वो ऐसे लिखना है। तो अब किसी भी दो, इसको आप चेक कर सकते हो कि जो डॉट प्रोडक्ट है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट जो है, इट्स अ लॉरेंस स्केलर क्वांटिटी, लॉरेंस इनवेरिएंट क्वांटिटी। लॉरेंस स्केलर और लॉरेंस इनवेरिएंट एक ही बात है, ठीक है। लॉरेंस स्केलर या लॉरेंस इनवेरिएंट जो है, लॉरेंस स्केलर, तो स्केलर के साथ आप इनवेरिएंट भी लिख सकते हो। इसको आप देख सकते हो चेक करके। तो ए म्यू प्राइम कैसे ट्रांसफॉर्म होता है, कोई भी आर्बिट्रेरी वेक्टर आपका, जितने भी आगे चल के मैं वेक्टर बनाऊंगा 4 वेक्टर, वो इस तरीके से ट्रांसफॉर्म होते हैं। ये भी कोई आर्बिट्रेरी 4 वेक्टर है, ये इस तरीके से ट्रांसफॉर्म होगा। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, ए डॉट बी। इसका प्राइम कोऑर्डिनेट्स में और अनप्राइम में देखते हैं वैल्यू कैसे चेंज होती है। तो यहाँ पे आपके पास बाई डेफिनेशन ए म्यू प्राइम ईटा म्यू न्यू और बी म्यू प्राइम आ गया। इसके बाद जो आप इसकी ट्रांसफॉर्मेशन लगा लो ए की, ए जो है वो क्या बन जाएगा लैम्डा टाइम्स ए, और इस तरह बी जो है वो लैम्डा टाइम्स बी। फिर जो है ये लैम्डा मैट्रिसेस आप इकट्ठे कर लो सारे, ए और बी को बाहर रख लो, ए और बी बाहर है और लैम्डा मैट्रिसेस सारे इकट्ठे कर लिए, और ये सारे जब इकट्ठे होंगे तो ये बन जाएगा लैम्डा ट्रांसपोज ईटा लैम्डा। और लैम्डा ट्रांसपोज ईटा लैम्डा जो है वो बराबर है ईटा के, तो यहाँ पे ईटा अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। और फिर ये दोबारा वही डेफिनेशन बन गई डॉट प्रोडक्ट की ए डॉट बी। इससे हमें पता चला कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ जो है या 4 डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 4 वेक्टर्स जो है वो लॉरेंस इनवेरिएंट क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये एक यूज़फुल कंसेप्ट है, ये आगे यूज़ होगा। ये मैंने आपको शो कर दिया एक आर्बिट्रेरी, 2 आर्बिट्रेरी वेक्टर्स के साथ। तो जब भी डॉट प्रोडक्ट आएगा वो लॉरेंस इनवेरिएंट क्वांटिटी है, इसका मतलब ये है कि किसी फ्रेम में भी इसकी वैल्यू सेम रहेगी। शायद मुझे लग रहा कोई मैसेज है, मैं देख लेता हूँ।
अच्छा नहीं है, ठीक सर। अच्छा अब आगे चलते हैं। इसके बाद प्रॉपर टाइम एंड फोर वेलोसिटी। अब मैंने फोर पोजीशन तो बता दिया आपको। पोजीशन के बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है, पोजीशन वेक्टर के बाद, फोर स्पेस में पोजीशन वेक्टर के बाद नेक्स्ट चीज़ जो है वो फोर वेलोसिटी आती है। फोर वेलोसिटी क्या होता है? पोजीशन का डेरिवेटिव होता है टाइम के रिस्पेक्ट से। लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि टाइम आपके पास दो तरह के हैं, एक प्रॉपर टाइम है रेस्ट टाइम, और एक जो है आपका जो है दूसरा वाला टाइम है जो कि ट्रांसफॉर्म होता है मुख्तलिफ फ्रेम के हिसाब से। लॉरेंस जो प्रॉपर टाइम है वो एक लॉरेंस इनवेरिएंट क्वांटिटी है। तो अब फोर वेलोसिटी कैसे डिफाइन करनी है, तो उसकी ट्रिक है। ये ट्रिक हम ये कर लेते हैं, डी एस स्क्वेयर वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। तो डी एस स्क्वेयर जो है उसको हम लिख सकते हैं डी एक्स म्यू ईटा म्यू न्यू और डी एक्स न्यू। और हमें पता है कि अगर रेस्ट फ्रेम में चले जाएं पार्टिकल के, तो हम सी डी टाउ स्क्वेयर भी लिख सकते हैं। तो ये बात याद रखनी है आपने कि जो पार्टिकल मैसलेस होते हैं, जो स्पीड ऑफ लाइट के साथ दौड़ रहे होते हैं, उनके हम रेस्ट फ्रेम में नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये उन तमाम पार्टिकल्स के लिए ये बात ट्रू होगी जो जिनका जो मैसिव होते हैं। आगे चल के मैं इस पॉइंट को दोबारा रिपीट करूंगा। सिर्फ मैसिव पार्टिकल्स के रेस्ट फ्रेम में आप जा सकते हो। मैसलेस पार्टिकल के रेस्ट फ्रेम में जाने का मतलब आप एक ऐसे फ्रेम में जाओ जो कि स्पीड ऑफ लाइट के साथ दौड़ रहा है, और वो रिलेटिविटी जो है उसमें ऑब्जेक्शन करती है। वो गैमा के फैक्टर मैंने बताया था शायद आप लोगों को, गैमा का फैक्टर जो ब्लो कर जाता है, बी सी के बराबर होगा, तो 1 माइनस बी ओवर सी वाला जो चीज़ है वो फैक्टर 0 हो जाता है, तो 1 ओवर करके वो ब्लो कर जाता है। ठीक है, अब इस पूरी चीज़ को डी एस स्क्वेयर को आप भूल जाओ, ये आपके पास इक्वेशन है, और इसको जो है डी टाउ स्क्वेयर से डिवाइड कर लो आप। डी टाउ स्क्वेयर से जब आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे सिर्फ सी स्क्वेयर आ जाएगा, ये डी टाउ स्क्वेयर इधर आ गया। अब डी टाउ स्क्वेयर जो है ये आधा जो डी टाउ जो है इधर इसके साथ लगा देते हैं, आधा इसके साथ, तो ये चीज़ बन जाएगी। ठीक है, और ये जो चीज़ है ये आपको पता है कि ये एक्स म्यू ये एक फोर वेक्टर है, डी टाउ लॉरेंस इनवेरिएंट है, तो ये जो चीज़ है ये फोर वेक्टर के तौर पर बिहेव करेगी। इसका नाम हम यू म्यू रख देते हैं। ठीक है, तो ये असल में फोर वेलोसिटी है। और इसी तरीके से यहाँ पे भी, और इन दोनों को आपको पता है ईटा जो है वो इंडिसेस ऊपर नीचे करता है, इसको इस तरह लिखा जा सकता है, ये डॉट प्रोडक्ट है असल में। और यू स्क्वेयर जो किसके बराबर है? सी स्क्वेयर के बराबर है। तो फोर वेलोसिटी का स्क्वायर जो है वो सी स्क्वेयर के बराबर है। तो यहाँ हमने डिफाइन की फोर वेलोसिटी विच इज़ टाइम डेरिवेटिव ऑफ रेस्ट टाइम डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन फोर वेक्टर जो है आपका। ठीक है, इस तरीके से। तो इसको और तरीक़ों से भी लिखा जा सकता है फोर वेलोसिटी को। तो एक्स म्यू का आपको पता है कि वो क्या है? सी डी टी है, और जो है डी एक्स है, तो ये चीज़ बन जाती है। और डी टी ओवर डी टाओ मैंने पहले आप लोगों को बताया था वो किसके बराबर है? डी टी इज इक्वल टू गैमा डी टाओ, तो यहाँ गैमा का फैक्टर आ जाता है। इसी तरीके से डी एक्स ओवर डी टाओ है, इसमें चेन रूल यूज़ कर लो आप, डी एक्स ओवर डी टी और डी टी ओवर डी टाओ। डी टी ओवर डी टाओ फिर गैमा बन जाएगा, यहाँ भी गैमा आएगा, ये गैमा है, दोनों आप बाहर लेके आ सकते हो, यहाँ सी बन जाएगा, यहाँ डी एक्स बाई डी टी जो है वो बी बन जाएगा। ठीक है, तो इसको जो है मेरा ख्याल है मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ताकि क्योंकि यहाँ थोड़ा सा एक स्टेप मिस भी है, तो स्टूडेंट को जो है वो कन्फ्यूजन हो सकती है। तो लेट्स से इसको हम इस तरह करते हैं कि यहाँ पे पहले डेरिवेटिव बाहर रख लेते हैं बताने के लिए। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा सी टी एक्स वेक्टर से। ठीक है, एक्स इसके ऊपर एरो डाल लेते हैं। तो ये कैसे बनेगा एरो जो है ये यहाँ से ये हो गया। अब इसको हम अप्लाई कर देते हैं। तो ये आपके पास जो है ये डी टाओ ठीक हो गया, और यहाँ पे भी ये आ गया आपके पास। नेक्स्ट स्टेप जो एक मिसिंग है यहाँ नोट्स में, वो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। हम चेन रूल के ज़रिए जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है डी टी करना है, यहाँ पे भी डी टी, इस तरह ये चेन रूल बन जाएगा। और फिर नेक्स्ट स्टेप जो है इसमें हेल्प कर देते हैं।
डी टी बाई डी टाउ है, इसको कॉमन ले लेते हैं। डी टी और डी टाउ जो है वो गैमा है, तो उससे आगे नेक्स्ट स्टेप में ये गैमा बन जाएगा। ठीक है, और डी एक्स बाई डी टी जो है ये क्या बन जाएगा, ये वेलोसिटी बाई डेफिनेशन ये वेलोसिटी बन जाएगी v। बताया था आपको यहाँ पे सिर्फ दो फ्रेम है, एक पार्टिकल का रेस्ट फ्रेम है और एक जिसमें आपको पार्टिकल दौड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो रिलेटिव वेलोसिटी जो फ्रेम्स की है और जो पार्टिकल की है वो सेम ही है। ठीक है, u जो है v के बराबर है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे ये v आया हुआ है। ठीक है, तो ये पार्टिकल की वेलोसिटी है। एस फ्रेम में आप पार्टिकल को दौड़ते हुए देख रहे हो, जो एस प्राइम फ्रेम है वो पार्टिकल के ऊपर ही रख दिया हमने, तो यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो ये इस तरीके से ये चीज़ है। तो खैर गैमा जो है वो उसको अंदर भी रख सकते हैं हम लोग, आगे जो है ज़रूरत पड़ेगी गैमा को जो है वो। गैमा जो है ये टाइम पार्ट में गैमा सी और स्पेस पार्ट में गैमा भी, ये याद रखना है आपने। ठीक है, और इसका जो स्क्वायर है वो सी स्क्वायर के बराबर है, वो मैंने ऊपर प्रूव कर दिया, यहाँ पे लिखा हुआ है शो दैट। और फिर ये 4 वेक्टर है। ठीक है, तो ये कैसे ट्रांसफॉर्म करेगा, ये बिल्कुल ऐसे ही ट्रांसफॉर्म करेगा जैसे मैंने ऊपर आप लोगों को ए और बी बताया था। ए कैसे ट्रांसफॉर्म करता है, बी कैसे ट्रांसफॉर्म करता है, सी कैसे करता है, कोई भी 4 वेक्टर है वो इसी तरीके से ट्रांसफॉर्म करेगा। यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स जो है वो लैम्डा है। लैम्डा जो है वो प्राइम्ड और अनप्राइम्ड क्वांटिटीज़ को रिलेट करता है, जबकि ईटा जो है वो मिन्कोस्की मैट्रिक है, वो इंडिसेस को ऊपर नीचे करता है। आप देखो यहाँ इंडेक्स इसने चेंज नहीं किया, इसका इंडेक्स ऊपर था, इसका भी इंडेक्स ऊपर ही है, लेकिन यहाँ पे अनप्राइम्ड, यहाँ पे प्राइम्ड। ईटा जो है वो इंडिसेस को ऊपर नीचे करेगा, लेकिन सेम फ्रेम में प्राइम को अनप्राइम नहीं करेगा। तो बाद बार स्टूडेंट जो है दोनों मैट्रिसेस में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मीट्रिक टेंसर और लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में आपने फ़र्क रखना है। तो यहाँ तक 4 वेलोसिटी होगी, 4 वेलोसिटी है। वेलोसिटी को अगर आप मैस के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो फिर क्या होता है, तो फिर आप मोमेंटम बना सकते हो। अब मैस में आपने ध्यान में रखना है कि यहाँ पे हम एज्यूम करेंगे कि मैस जो है वो एक लॉरेंस इनवेरिएंट क्वांटिटी है। ठीक है, लॉरेंस इनवेरिएंट क्वांटिटी है, तो ये मैंने मैस से मल्टीप्लाई किया u को, तो हमारे पास 4 मोमेंटम बन गया। ठीक है, यहाँ पे p म्यू कर दिया। तो ये अगर 4 वेक्टर है और ये एक लॉरेंस इनवेरिएंट क्वांटिटी है, तो फिर ये 4 वेक्टर है, तो ये हमने एक 4 वेक्टर बनाया 4 मोमेंटम। एज्यूमिंग द मास इज लॉरेंस इनवेरिएंट क्वांटिटी, किसी भी फ्रेम में इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। अब u जो म्यू है वो आपको पता है वो गैमा सी बी है, m के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। और यहाँ पे फिर p म्यू को हम एक और अंदाज में लिखेंगे। इसका जो स्पेस पार्ट है वो ऑर्डिनरी मोमेंटम है, और जो इसका टाइम पार्ट है उसको हम e बाई सी लिखेंगे। ठीक है, ई बाई सी क्या चीज़ है, इसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज़ है, इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस। वरना वैसे आप लोगों को पता है कि ई जो है वो रिलेटिविस्टिक एनर्जी है। ठीक है, तो अब यहाँ से आप देख लो ये गैमा एम सी बन गया और ये गैमा एम बी। तो यहाँ से ई बाई सी का एक्सप्रेशन आपके पास आ गया गैमा एम सी, और बी का आ गया गैमा एम बी। अब इसको अगर आप इस पे डिवाइड कर दो p को e पे, तो यहाँ v का एक्सप्रेशन आपके पास आ जाता है p ओवर e 7c स्क्वायर। ठीक है, तो ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ जाता है इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम एंड एनर्जी। अगर आप मोमेंटम जो इसको रिलेटिविस्टिक एनर्जी कहते हैं, जो आगे चल के इसका मैं बताऊंगा आपको। इसको भी यहाँ तो आप कह सकते हो कोई पैरामीटर है, लेकिन इसकी यूनिट्स जो है वो एनर्जी की हैं, लेकिन आगे चल के आप इसका रोल देखोगे कि वाकई ये एक एनर्जी है। अच्छा, अगर p जो है आप इसको ज़ीरो कर दो, v ज़ीरो करने का मतलब ये होगा कि v जो है वो आप ज़ीरो कर देते हो। v ज़ीरो करने का मतलब है कि गैमा जो है वो 1 हो जाता है, तो ये e जो है एम सी स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, e इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, इसको हम रेस्ट एनर्जी कहते हैं। और ये मशहूर इक्वेशन है, दुनिया की सबसे मशहूर इक्वेशन कह सकते हो आप, द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस जो है इक्वेशन। अच्छा, अब इसके बाद जिस तरीके से यू स्क्वायर मैंने बताया था कि यू स्क्वायर सी स्क्वायर के बराबर होता है, और यू स्क्वायर जो है ये डॉट प्रोडक्ट है, 4 डॉट प्रोडक्ट 4 स्केलर प्रोडक्ट। तो ये लॉरेंस इनवेरिएंट क्वांटिटी है, जैसा कि इसका आंसर भी बता रहा है कि सी इज़ अ लॉरेंस इनवेरिएंट क्वांटिटी। तो यहाँ पे पी स्क्वायर जब आप करोगे तो पी स्क्वायर क्या बनेगा, एम स्क्वायर यू स्क्वायर, और यू स्क्वायर जो है वो सी स्क्वायर है, तो ये बन गया एम सी स्क्वायर। सी स्क्वायर लॉरेंस इनवेरिएंट है, तो एम भी लॉरेंस इनवेरिएंट है, क्योंकि पी जो है वो लॉरेंस इनवेरिएंट है। ठीक है, पी का स्क्वायर जो है पी म्यू लॉरेंस इनवेरिएंट है, तो हमने कंस्ट्रक्शन ही ऐसी की है कि एम जो है लॉरेंस इनवेरिएंट है, वो जो कि यहाँ निकल के भी आ रहा है। तो इस फार्मूलिज्म में एम जो है लॉरेंस इनवेरिएंट
के तौर पे ट्रीट होगा, ठीक है। तो तभी ये पी स्क्वायर जो लॉरेंस वेरिएंट क्वांटिटी बनेगी। अच्छा, पी स्क्वायर को आप अगर इस फार्मूले के तौर पे खोलो तो आपको मैंने डॉट प्रोडक्ट खोलने का तरीका बता दिया। उसमें पहले जो है वो टाइम पार्ट आता है 2 दफ़ा, तो ये ई बाई सी यहाँ पे आ गया, और फिर स्पेस पार्ट का डॉट प्रोडक्ट आता है माइनस के साथ, तो माइनस जो है स्पेस पार्ट का डॉट प्रोडक्ट। तो पी स्क्वायर जो है वो एम स्क्वायर सी स्क्वायर के बराबर है, और ये ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को आप इसमें कास्ट कर सकते हो, ई स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी 4। ये भी बहुत मशहूर इक्वेशन है, बहुत ज़्यादा यूज़ होती है ये रिलेशन जो है, ई स्क्वायर इक्वल्स टू 3 मोमेंटम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी 4। तो इसको इधर आप फ़ौरन से जो है वो, अगर पार्टिकल का मैस 0 हो तो फ़ौरन से आप एक रिलेशन बना सकते हो, और मैसलेस पार्टिकल m अगर 0 हो तो e और p जो है वो आपस में इस तरीके से रिलेटेड होते हैं, e इक्वल्स टू पी सी। p यहाँ पे जो है वो मैग्नीट्यूड है 3 वेक्टर की, ठीक है, मैग्नीट्यूड है 3 वेक्टर की। e इक्वल्स टू पी सी अगर आप यहाँ पे पुट कर दो e इक्वल टू पी सी, तो p p कैंसिल हो जाएगा और c एक कैंसिल हो जाएगा, v जो है वो c के बराबर आ जाएगा, v c के। तो यहाँ से आपको ये बात पता चल रही है कि मैसलेस पार्टिकल्स जो हैं मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। मैसलेस पार्टिकल हमेशा स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हैं। अब अगर आप चाहते हो कि इनकी एनर्जी और मोमेंटम की बात करो तो आप देखो कि ई जो है वो एम सी स्क्वायर और गैमा फैक्टर होता है 1/1 माइनस बीटा स्क्वायर। तो अगर आप जो है m को 0 करते हो तो आपको पता है कि b जो है वो c के बराबर हो जाता है, इसका मतलब बीटा जो है 1 हो जाता है। बीटा 1 हो जाएगा तो नीचे भी 0 बन जाएगा, तो ये 0/0 फॉर्म बन जाती है कि ये आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं देती। रिलेटिविटी आपको मैसलेस पार्टिकल की रिलेटिविस्टिक एनर्जी के बारे में कुछ नहीं बताती। इसी तरीके से मोमेंटम के बारे में भी कुछ नहीं बताती। मोमेंटम जो है वो आपका इज इक्वल टू गैमा एम वी है, यहाँ पे देख लो आप एम वी ओवर 1 माइनस बीटा, तो मैस 0 और बीटा 1 0/0 फॉर्म। तो मोमेंटम के बारे में भी कुछ नहीं बताती, मैसलेस पार्टिकल के मोमेंटम के बारे में भी कुछ नहीं बताती। और ये मैसलेस पार्टिकल आपका फोटान है, तो क्वांटम मैकेनिक्स से आपको पता है फोटान की एनर्जी जो है वो HF है, तो क्वांटम मैकेनिक्स आपको बताती है मैसलेस पार्टिकल की एनर्जी HF है, और F जो है फ्रीक्वेंसी है जो कि C ओवर लैम्डा भी लिखी जा सकती है, तो फोटान की एनर्जी HC ओवर लैम्डा है। तो इस तरीके से अगरचे के दोनों फोटान जो हैं वो सेम स्पीड के साथ दौड़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक जो है वो ज़्यादा एनर्जेटिक होगा अगर उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी, तो अ ब्लू फोटान इज़ मोर एनर्जेटिक देन अ रेड वन, ठीक है। जबकि क्लासिकल सेंस में एनर्जी जो है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में होती है, तो इसका मतलब होता है जो ज़्यादा एनर्जेटिक है वो ज़्यादा तेज़ दौड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जो है वो दौड़ेंगे दोनों जो है सेम स्पीड के साथ फोटान जो है, लेकिन एक जो है वो ज़्यादा एनर्जेटिक होगा ड्यू टू इट्स फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो ब्लू फोटान इज़ मोर एनर्जेटिक देन अ रेड वन। अच्छा, अब जो है फोर मोमेंटम मैसलेस पार्टिकल का आप आराम से बना सकते हो, जैसे कि फोटान का यहाँ पे E/c है और यहाँ पे 3 वेक्टर है, E/c है, तो ये मैंने आपको बता दिया था कि E जो है वो PC के बराबर है, और P जो है ये असल में क्या है, ये P जो है ये मैग्नीट्यूड ऑफ 3 मोमेंटम है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने लिखना है फोर मोमेंटम इसका जो है मैसलेस पार्टिकल का, और इसका स्क्वायर जो है क्योंकि m के प्रोपोर्शनल होता है, m 0 होता है, तो मैसलेस पार्टिकल का फोर मोमेंटम स्क्वायर 0 होता है। मैसलेस पार्टिकल का फोर मोमेंटम स्क्वायर 0 होता है, और 3 मोमेंटम जो है वो h ओवर लैम्डा होता है, 3 मोमेंटम जो है वो h ओवर लैम्डा होता है। यहाँ से भी आप जो है वो देख सकते हो उसका, क्योंकि E जो है वो h C ओवर लैम्डा है, और P यहाँ से निकाल सकते हो C से डिवाइड करके, तो H ओवर लैम्डा यहाँ से P जो है ये बन जाएगा। तो ये याद रखना है, क्योंकि आगे चल के मैं जब कंपाउंड स्कैटरिंग की बात करूँगा तो वहाँ पे मैंने ये वाली चीज़ यूज़ करनी है फोटान के लिए। तो फोटान का मोमेंटम लिखूँगा बिल्कुल इस तरीके से, 3 स्पेस का मोमेंटम और टाइम पार्ट जो है उसकी मैग्नीट्यूड, और इस तरीके से ये मैंने दोबारा यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे जो है वो कन्फ्यूजन हो सकती है। असल में ये जो P है ये इस 3 स्पेस वेक्टर की मैग्नीट्यूड है, तो आपने फोटान का मोमेंटम ऐसे लिखना है, और P स्क्वायर P जब मैंने लिखना है इसका मतलब फोर मोमेंटम है, फोर मोमेंटम का स्क्वायर 0 होगा मैसलेस पार्टिकल के लिए। अच्छा, फोर मोमेंटम जो है ये ट्रांसफॉर्म कैसे करता है दो फ्रेम में ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल उसी तरीके से आपने निकालनी है जैसे कि किसी भी आर्बिट्री वेक्टर की निकालते हैं। तो पी म्यू प्राइम जो है लैम्डा म्यू न्यू पी न्यू, तो ये सारी नीचे आप इसको आराम से समझ सकते हो, डेरिवेशंस कर सकते हो, ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं होगी। अच्छा, तो इसके बाद जो है अब हमारा जब मोमेंटम हो गया तो मोमेंटम का फिर एक और टाइम डेरिवेटिव आप ले लो,
मोमेंटम का जब आप एक और टाइम डेरिवेटिव लोगे तो क्या बनना चाहिए, फोर्स, ठीक है। तो इस फोर्स का नाम हमने रखा हुआ है मिन्कोस्की फोर्स, के म्यू। तो डेरिवेटिव ऑफ पी म्यू विद रिस्पेक्ट टू डी टाउ, यहाँ टाइम डेरिवेटिव आपका जो है वो रेस्ट टाइम है। रेस्ट टाइम जो है इसका फ़ायदा क्या होता है कि ये जो है लॉरेंस इनवेरिएंट होता है। तो यहाँ जो चीज़ होती है, अगर ये 4 वेक्टर है तो आप आराम से 4 वेक्टर बना सकते हो। अगर आप यहाँ पे डी टी ले लो, टी जो है वो फ्रेम के साथ चेंज होता है, ठीक है, वो ट्रांसफॉर्म होता है। तो फिर ये एक मिक्स चीज़ बन जाएगी, 4 वेक्टर और नीचे डी टी, वो मिक्स चीज़ बन जाएगी। ये प्रॉपर टेंसर नहीं बनेगा, ठीक है। तो प्रॉपर टेंसर और टेंसोरियल ऑब्जेक्ट बनाना है आपने, 4 वेक्टर बनाना है या और कोई चीज़, तो इसके लिए ज़रूरी है इसकी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वेल डिफाइंड हो। तो हमें पता है कि डी टाउ जो है वो लॉरेंस इनवेरिएंट क्वांटिटी है, इसलिए जो है ये डी पी म्यू, इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं रिस्पेक्ट टू डी टाउ जो है, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें कैसे डेफिनेशन बनानी है, इसकी सारा लॉरेंस स्ट्रक्चर को अगर आपको समझ है तो आप इसको जो है वो बना सकते हो, लेकिन एट द एंड जो है फिजिक्स जो है उस पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो के म्यू जो है ये आपका डी पी म्यू डी टाउ बन गया, और पी म्यू जो है वो एम यू म्यू है, और यू म्यू जो है वो टाइम डेरिवेटिव है डी एक्स म्यू का। तो इस तरीके से आपका जो फोर्स है वो बन गई एम टाइम्स 2 डेरिवेटिव ऑफ 4 पोजीशन वेक्टर। तो इसको आप एक्सेलरेशन भी कह सकते हो, इसको हमने अल्फा म्यू कर दिया, ये 4 एक्सेलरेशन है, ठीक है। अल्फा म्यू जो है डी टू एक्स म्यू ओवर डी टाउ स्क्वायर। तो यहाँ तक आप देख रहे हो कि आपने अपना जो मैकेनिक्स के लॉज हैं, न्यूटन का सेकंड लॉ, इसको आपने टेंसोरियल फॉर्म में लिख दिया 4 नोटेशन में। तो ये एक रिलेटिविस्टिक जनरलाइजेशन हो गई आपकी न्यूटन के सेकंड लॉ की। एफ इज इक्वल टू एम ए के बजाय के म्यू इक्वल्स टू एम एल्फा। तो इसमें मैं एफ इज इक्वल टू एम ए का भी थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा किस तरीके से वो इसका हिस्सा बना हुआ है। तो इसका एक टाइम पार्ट है के ज़ीरो, और एक इसका स्पेस पार्ट है के वेक्टर। जो टाइम पार्ट है वो आप देख सकते हो कि वो क्या चीज़ बनेगी। तो टाइम पार्ट जो है वो आपको पता है कि मोमेंटम का जो टाइम पार्ट है वो ई ओवर सी होता है, तो उसका टाइम डेरिवेटिव आ जाएगा। उसका टाइम डेरिवेटिव टाउ के साथ है, उसमें चेन रूल लगा लो आप, तो एक गैमा का फैक्टर बन जाएगा। तो ये चीज़ की हुई है टाइम पार्ट की, ठीक है। स्पेस पार्ट जो है वो सीधा साधा है, उसमें आपने क्या करना है, उसमें भी वैसे गैमा का फैक्टर बनता है, तो इसको लिख ही लेते हैं। चलो इसको लिख लेते हैं, एक दो स्टेप हैं फिर कहीं कन्फ्यूजन हो जाती है। ये म्यू नोट्स पढ़ते हुए, तो ये इसको हमने करना है, आगे टी पी है, टी जो है कर देते हैं डी टाउ, ठीक है। और इसको जो है वो आप ये कर डेरिवेटिव लेना है, तो यहाँ पे आपके पास बाय सी है, यहाँ पे आपके पास 3 वेक्टर है, 3 वेक्टर यहाँ से उठा लेते हैं, ये हो गया। और इसको अब नेक्स्ट स्टेप में डेरिवेटिव अंदर ले आते हैं, और तो टी ई, हाँ, या ये भी कर सकते हैं कि यहीं पे चेन रूल लगा लेते हैं, चेन रूल लगाते हैं इस पर, तो इसको डी टी कर देते हैं, और यहाँ पे आपके पास ये डी टी बन गया, ठीक है। तो हमने चेन रूल लगा लिया, चेन रूल लगा लिया, तो बस बाहरी गैमा आराम से बन जाएगा। ये डी टी और डी टाउ इस गैमा, ये आपका गैमा बन गया, ठीक हो गया। और ये डी टी जो है ये आप इनसाइड ले जाओ, तो ये आपके पास जो है ये ई पे अप्लाई हो जाएगा, डी ई बाई डी टी, इस तरीके से। और यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा मोमेंटम पे, तो ये जो है ये इस तरीके से, ठीक है। तो गैमा का फैक्टर बाहर आ गया आपका। तो यहाँ पे केस ज़ीरो जो है वो आराम से आप देख सकते हो कि इसको जो है आप इक्वल्स टू करते हो अगर के ज़ीरो, और कोमा जो है इधर एक स्पेस पार्ट वाली चीज़ भी आएगी, तो के ज़ीरो जो है वो आपका गैमा टाइम्स डी बाई डी टी, ये जो ऊपर लिखा हुआ है, और के वेक्टर जो है वो गैमा टाइम्स दिस,
गैमा टाइम्स दिस है, और इसको मज़ीद आगे आप लेके चलते हो तो ये क्या बन जाता है वो हम देखते हैं। डी टी जो है वो आपका बन जाता है फोर्स, ठीक है, तो इसको फोर्स बना देते हैं। टाइम डेरिवेटिव मोमेंटम का फोर्स होता है ये, तो ये ख़त्म, ये फोर्स बन गया, ठीक है। फायर गैमा है। अच्छा, और इसको भी कुछ लिखने की ज़रूरत है, वैसे ये पावर बन रही है, लेकिन इसको किस तरह लिखा जाए, तो इसके लिए आप ये देखो कि टाइम डेरिवेटिव जो है ई स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी 4 जो है, इसका जो है टाइम डेरिवेटिव आप देखो तो क्या, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास 2 ई डी बाई डी टी आ जाता है। ये पी स्क्वायर जो है इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, डॉट पी सी स्क्वायर, और एम का टाइम डेरिवेटिव 0 है। इसका टाइम डेरिवेटिव लोगे तो एक दफ़ा एक का आएगा, दूसरी दफ़ा दूसरे का आएगा, तो 2 टाइम्स का फैक्टर आ जाएगा। इस तरीके से ये चीज़ बन जाएगी, सही। अच्छा, अब 2 जो है वो 2 के साथ कैंसिल हो गया, और ई जो है वो आप नीचे डिवाइड कर लो पी के नीचे, ठीक हो गया। और सी स्क्वायर जो है वो आप पी के साथ देख लो, ये सी स्क्वायर जो है, और यहाँ पे जो है ये पी वेक्टर आ गया, ठीक। अब ये डी पी बाई डी टी जो है ये आपका फोर्स बन गया, और ये पी सी स्क्वायर ओवर ई जो है ये आपकी डेफिनेशन थी वेलोसिटी की। वेलोसिटी की डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी थी ये, ठीक है, वेलोसिटी की पी सी स्क्वायर ओवर ई, तो ये वेलोसिटी बन गई, तो यहाँ वेलोसिटी लिख लेते हैं। तो ये वैसे भी आपको पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी जो है वो पावर होती है, और पावर को फोर्स इंटू वेलोसिटी लिखा जा सकता है, तो एक तरीके से हमने यहाँ डेरिवेशन कर दी। तो अब हम अपना जो एक्सप्रेशन है के म्यू वाला, इसको जो है वो ला के यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ये मेरे नीचे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपके पास अब जो ये बन जाएगा, ये फोर्स बन गया था, और ये जो है फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। ठीक है, और यहाँ पे इसके नीचे सी आ जाएगा, एक्सप्रेशन बन गया। इसको अगर आप चाहो तो जो है ये अंदाज में भी लिखा जा सकता है, नहीं है चलो, लेकिन ये v बाई सी जो है समय बीटा बन जाता है, ये भी, ठीक है। तो ये आपका जो है ये स्पेस पार्ट फोर्स वाला आ गया, और बीटा अगर बहुत छोटा है तो ये वाला पार्ट वैसे भी इग्नोर किया जा सकता है, टाइम वाला स्पेस वाला पार्ट आपका फोर्स को बताएगा, ठीक है। अच्छा, फिर जो है वो क्या चीज़ होनी चाहिए, वो एक लॉरेंस इनवेरिएंट क्वांटिटी है, उसका क्या एक्सप्रेशन बनेगा, ये एक्सरसाइज के तौर पे के डॉट यू 0 होता है, ये आप प्रूव करो। और के म्यू जो है इसकी ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपको पता है क्या है इसकी ट्रांसफॉर्मेशन, ये 4 वेक्टर है, ये ट्रांसफॉर्म होगा इस तरीके से लैम्डा म्यू न्यू न्यू। अगर इसकी आपको ट्रांसफॉर्मेशन पता है तो आप फोर्स की ट्रांसफॉर्मेशन निकाल सकते हो, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आपको के म्यू की ट्रांसफॉर्मेशन पता है तो आप फोर्स की ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो निकाल सकते हो। तो इसको जो है हम, इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसे लिखा है, तो खैर ठीक है। तो फोर्स की ट्रांसफॉर्मेशन निकाल सकते हो। फोर्स की ट्रांसफॉर्मेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये सारी चीज़ जो है ये हमने कर ली। कुछ प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है, डॉट वो मैंने ऊपर लिख दिया आपको। एक ये वाला है के स्क्वायर जो है वो इसके बराबर होता है, ये ग्रिफिथ के प्रॉब्लम है, आप लोग देख सकते हो ग्रिफिथ का 12 चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, उसके में अगर प्रॉब्लम है फोर्स कैसे ट्रांसफॉर्म होती है ये आप निकालने की कोशिश करो। ये देखो यहाँ फोर्स निकली हुई है, वो के की ट्रांसफॉर्मेशन से आप निकाल सकते हो, ठीक है। ये के अंदर है, उसमें फिर गैमा के फैक्टर में थोड़ा सा केयरफुल होने की ज़रूरत है, तो ये। अच्छा, अब फोर्स की ट्रांसफॉर्मेशन निकालने का से क्या फ़ायदा होगा। फोर्स की ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपको पता है, और आपने देखा था हमारी रिलेटिविटी की डिस्कशन शुरू हुई थी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इज़ नॉट कंसिस्टेंट विद गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन फोर्स का हमें पता चल जाए तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ट्रांसफॉर्मेशन भी पता चल सकती है, ठीक है।
तो अगर हमें फोर्स पता चल जाए कि किस तरह ट्रांसफॉर्म होती है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की भी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन बता सकते हैं। तो वो हम अगले लेक्चर्स में कहीं पे करेंगे डिस्कस। अच्छा, अब एक और इम्पोर्टेंट क्वांटिटी है वो वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वो आप देख लो कैसे ड्राइव होता है। वर्क है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जो है उसको टाइम डेरिवेटिव आप ले लो तो ये बन जाता है वेलोसिटी। वेलोसिटी बन जाता है तो फोर्स इंटू वेलोसिटी जो वो असल में डी ई बाई डी टी है। डी टी से कैंसिल हो जाता है तो आपके पास डी ई बच जाएगा। इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये चेंज इन एनर्जी आ जाएगा, तो ई एफ माइनस ई आई। तो एक तरीके से आपका वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वो इसको रिलेटिविस्टिक एनर्जी को इंटरप्रेट कर रहा है, जो कि वहाँ पे एक पैरामीटर था, अब ये बता रहा है कि नहीं ये असल में एक एनर्जी है। ठीक है, ये एनर्जी है। और वर्क एनर्जी थ्योरम में तो असल में काइनेटिक एनर्जी आती है। तो इसके फार्मूले में आप देखो कि जो ई का फार्मूला है उसमें अगर मैं पी को ज़ीरो कर दूँ तो वहाँ पे एक रेस्ट एनर्जी आ जाती है। तो रेस्ट एनर्जी इन दोनों में से आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। रेस्ट एनर्जी अगर इसमें से निकाल देते हो तो आपके पास ऐसी एनर्जी बच जाती है जिसके अंदर सिर्फ मोशन से जिसका ताल्लुक है, वो है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, वो आप बना सकते हो ई में से एम सी स्क्वायर निकाल के। यहाँ पे भी आप माइनस एम सी स्क्वायर कर लो, यहाँ भी माइनस एम सी स्क्वायर कर लो, वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो असल में काइनेटिक एनर्जी बन गई। तो इस तरह वर्क एनर्जी थ्योरम जो है उसकी फॉर्म प्रिजर्व रहती है इसमें रिलेटिविटी में, और उसमें आपको मौका मिलता है काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन करने का। और काइनेटिक एनर्जी जो है रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी असल में क्या है, रिलेटिविस्टिक एनर्जी माइनस रेस्ट मास एनर्जी एम सी स्क्वायर। तो अक्सर जो है वो एग्ज़ाम में वाइवे में पूछा जाता है कि रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी क्या है। तो स्टूडेंट जो है वो यूज़ टू होते हैं कि जहाँ जहाँ एम है वहाँ हम गैमा लगा देंगे, तो हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी होती है, तो एम के साथ एक गैमा लगा दो तो ये बन जाती है रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी। तो अक्सर लोग ये जवाब देते हैं, जबकि आप इसको देख सकते हो कि रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी इज़ रिलेटिविस्टिक एनर्जी माइनस रेस्ट मास एनर्जी है। इसको अगर आप एक्सपेंड करो तो आप देखोगे इसके बराबर नहीं आता। ठीक है, तो जवाब ये है कि रिलेटिविस्टिक एनर्जी माइनस रेस्ट मास एनर्जी, ई माइनस एम सी स्क्वायर इज एक्चुअली द काइनेटिक एनर्जी, रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ, आगे फिर हम और चीज़ें पढ़ेंगे। रिलेटिविस्टिक कुलियन की तरफ चलेंगे। आप लोगों ने कुलियन जो है नॉन रिलेटिविस्टिक क्लासिकल कुलियंस की डिस्कशन देखी, अब आप देखो कि वो रिलेटिविटी के साथ कैसे मॉडिफाई होती है। तो यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ, और कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो कर लो आप।